जिस लड़की को किसी ने छुआ भी नहीं, कैसे वो हो गई 4 महीने की प्रेग्नेंट, जिसका वजन 120 किलो से भी ज्यादा था, कैसे उसने पाया हीरोइन जैसा स्लिम फिगर, जो कॉलेज ड्रॉप आउट के नाम से थी बदनाम, कैसे बन गई वो दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन। देखिए ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी क्लिक कीजिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर और डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM। ये कहानी बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। खबरदार जो तू मेरे करीब आई तो जैसी भैंस से मैंने मजबूरी में शादी जरूर की है, लेकिन बीवी होने का हक मैं तुझे कभी नहीं देने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं कुणाल? अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आपने मुझसे शादी की ही क्यों? करनी पड़ी क्योंकि मेरे महान बाप ने मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी थी। पर अब ये तमाशा मैं और नहीं सह सकता। मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ और तेरे होते तो इस घर में कभी नहीं लौटूंगा। ये कहकर कुणाल ने अनिका को साइड धकेला और वहाँ से चला गया, लेकिन तभी अनिका को चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और डॉक्टर के कहे शब्द उसके कानों में पड़े, उसके होश उड़ गए और वो रोते हुए बोली, नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। आज ही मेरी शादी हुई और आज ही मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं। अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पापा मिस्टर गौतम गुलेरिया चिल्लाते हुए बोले, हम तुझे सीधी सादी और मासूम समझते रहे और तूने हमारी नाक के नीचे रहकर इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे अब क्या जवाब देंगे हम कुणाल को? पापा, मैंने कुछ। चुप कर बेशरम, खबरदार जो अब एक शब्द भी मुंह से निकाला। गौतम गुलेरिया ने इतना कहा ही था कि मिस्टर डोगरा उन्हें टोकते हुए बोले, अनिका आपकी बेटी है मिस्टर गुलेरिया, और अब तो वो माँ भी बनने वाली है। ऐसी हालत में उस पर गुस्सा करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक काम करिए, इसे अपने घर ले जाइए, तब तक मैं कुणाल से इस बारे में बात करता हूँ। मिस्टर डोगरा की बात सुनकर गौतम गुलेरिया हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनिका का सच जानने के बाद भी मिस्टर डोगरा उस पर गुस्सा करने की बजाय उनकी इस मोटी बदसूरत लड़की को अपनाने को तैयार थे। पर वो तो इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि कुणाल अब इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए वो अनिका को चुपचाप अपने घर ले आए और उसे कमरे के अंदर धक्का देते हुए बोले, जब तक तेरे पेट में पल रहा पाप दुनिया में नहीं आ जाता, खबरदार कमरे के बाहर कदम भी रखा तो। उस कमरे में कैद रहकर अनिका ने 5 महीने गुजार दिए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और उसी रात हॉस्पिटल के उस कमरे में एक नकाबपोश आया और अनिका के बेटे को उससे छीन कर ले गया। अनिका रोती चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। अगले दिन अनिका ने पुलिस में शिकायत की पर किसी ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबका कहना था कि अनिका ने सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन अनिका जुड़वा बच्चों की बात दोहराती रही, जिससे परेशान होकर गौतम गुलेरिया ने उसे उसकी आंटी के पास बैंगलोर भेज दिया। और ऐसे ही 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में अनिका ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वो मोटी बदसूरत अनिका से पतली और स्मार्ट अनिका बन चुकी थी। उसने बैंगलोर में रहकर MBBS किया और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता बनकर नौकरी करने लगी। लेकिन अपने खोए हुए बच्चे की याद उसे हर दिन सताती रही और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अनिका को वापस मनाली लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अनिका अपनी बेटी के साथ मनाली आ तो गई, पर वो अपनी बेटी को अपने परिवार और अपने अतीत से दूर ही रखना चाहती थी। इसलिए उसने शहर के सबसे बड़े होटल इंपीरियल में एक VIP स्वीट बुक किया और रिया को वहाँ छोड़कर अपने घर गुलेरिया मेंशन आ गई, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले अपनी सौतेली बहन कामनी से हुई, जो उसे देखते ही हैरान होते हुए बोली, कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं कामिनी। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हारी बहन 6 सालों में कुछ ज्यादा ही बदल जो गई है। ये कहकर अनिका मुस्कुराती हुई गौतम गुलेरिया के कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके वहाँ जाते ही कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर कामिनी तुरंत कमरे की ओर जाने लगी कि तभी अनिका उसे वहाँ से बाहर आती हुई दिखाई दी। कामिनी उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही अनिका उसे गुस्से से घूरते हुए गुलेरिया मेंशन से निकल गई और अपनी बेटी रिया के पास होटल लौट आई। अनिका जैसे ही अपने स्वीट में वापस आई, रिया उसके पास आकर उससे लिपटते हुए बोली, मम्मा, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है मुझे कितना बोर हो रहा था। सॉरी बेटा, मम्मा को कुछ जरूरी काम था इसीलिए जाना पड़ा, पर अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी। ओह, तो आपका जरूरी काम हो गया मम्मा? नहीं बेटा, मेरा काम हुआ तो नहीं पर जल्दी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर अनिका ने रिया को गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाकर सुला दिया। लेकिन अनिका की आंखों से नींद अब भी गायब थी। वो अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक आ तो गई हूँ, पर अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढूं कैसे? किससे मदद लूँ जो मुझे मेरे मासूम बच्चे तक पहुँचा दे? यही सोचकर अनिका अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगी कि तभी उसे अपने दोस्त पंकज का नाम दिखाई दिया, जो मनाली में ही इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात था। अनिका ने तुरंत उसे मैसेज किया
और रिया को अपने सीने से लगाकर चैन से सो गई। अगले दिन रिया उठी तो अनिका नहा धोकर तैयार भी हो चुकी थी। उसने रिया की तरफ प्यार से देखा और कहा, बेटा मुझे कुछ। अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी रिया बोल पड़ी, पता है मम्मा, आप जरूरी काम से बाहर जा रहे हो और मुझे होटल में ही रहना है और शैतानी नहीं करनी है। वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। मम्मा के कहने से पहले ही पूरी बात समझ जाती है। ये कहकर अनिका ने रिया को प्यार से हक किया और अपने स्वीट से बाहर निकल गई। वो लिफ्ट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो लिफ्ट के अंदर खड़ी हैरानी से इधर उधर देख रही थी। अनिका तुरंत दौड़कर उसके पास आई और गुस्सा करते हुए बोली, बेटा मम्मा ने कहा था ना रूम में ही रहना है, कोई शैतानी नहीं करनी। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों का अकेले बाहर घूमना सेफ नहीं है। चलो जाओ वापस रूम में, मम्मा आते समय आइसक्रीम लेकर आएगी आपके लिए। ये कहकर अनिका ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने स्वीट के बाहर छोड़कर पंकज से मिलने के लिए निकल गई। लेकिन तभी अनिका के सामने वाले स्वीट से इंपीरियल होटल का मालिक रोहित मारवा बाहर आया और वहाँ खड़े उस बच्चे को, जिसे अनिका रिया समझ रही थी, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ अनिका कुछ ही देर में कैफे पैराडाइज पहुँच चुकी थी, जहाँ पंकज पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही अनिका प्यार से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू पंकज, मैं जानती थी तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। कैसे ना आ पाता, आखिर तुम इतने पुराने दोस्त जो ठहरे। पंकज, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? अनिका, मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड चेक किए। तुम्हारे घर वालों से लेकर पति तक ने पुलिस को एक ही बयान दिया है कि तुम्हें सिर्फ एक बेटी हुई थी। झूठ बोल रहे हैं वो लोग पंकज, सब मिले हुए हैं। तभी तो 6 साल पहले मेरे हंगामा करने पर मुझे इस शहर से दूर भेज दिया था उन लोगों ने। अगर ऐसा है तो मैं सच का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर जहाँ तक मुझे पता लगा है। क्या पता लगा है तुम्हें पंकज? यही कि तुम्हारे साथ 6 साल पहले जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं डोगरा फैमिली में कोई तो सच है जो सिर्फ वो लोग जानते हैं, खासकर कुणाल डोगरा। पर उस तक पहुंचना आसान नहीं है। आसान हो या मुश्किल, इस बार मैं मेरे बेटे को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुणाल डोगरा का ही सामना क्यों न करना पड़े। ये कहकर अनिका कैफे से निकल आई और अपनी बेटी रिया के लिए आइसक्रीम लेकर होटल इंपीरियल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो अपने स्वीट की ओर जाने लगी, होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, भाई यही है वो लड़की, देखने में तो कितनी मासूम लगती है, पर इसकी हरकतें एकदम क्रिमिनल वाली है। पर इसे पता नहीं है कि इस बार इसका पाला रोहित मारवाह से पड़ा है और मैं अच्छे से अच्छे क्रिमिनल को ठीक करना जानता हूँ, खासकर उन्हें जो मेरे बेटे। रोहित ने इतना कहा ही था कि अनिका उसकी बात काटते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों, दिमाग तुम्हारे खराब है और क्रिमिनल मुझे बता रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे ही होटल में आकर हमारे ही नाक के नीचे इतना बड़ा कांड करने की। कांड? कैसा कांड? क्या किया है मैंने? आपने क्या किया है क्या नहीं वो तो अभी पता चल जाएगा। भाई आप एक बार इसका बैग चेक करवाइए, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सनी के ये कहते ही रोहित ने लेडी गार्ड को इशारा किया और उसने तुरंत अनिका का हैंडबैग चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन उस हैंडबैग में अनिका के पर्सनल सामान के अलावा आइसक्रीम का एक बॉक्स भी निकला, जिसे देखते ही सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उस आइसक्रीम के बॉक्स को खोलकर देखने लगा और उसे चेक करते हुए बोला, ये तो नॉर्मल आइसक्रीम है भैया, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है सुबह जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। सनी को ऐसे मुस्कुराते देखकर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों एक नंबर के पागल और सनकी हो। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर अनिका पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और अगले दिन सुबह उसने कुणाल डोगरा से मिलने का प्लान बनाया और वो उसी कॉफी हाउस में पहुँच गई जहाँ कुणाल अक्सर अपने दोस्तों के साथ आया करता था। वैसे तो मनाली आने के बाद एयरपोर्ट पर अनिका और कुणाल की मुलाकात हो चुकी थी, पर उसके नए रूप को देखकर बिना उसे पहचाने कुणाल उस पर लट्टू हो गया था और इसी बात का फायदा अब अनिका उठाना चाहती थी। इसलिए वो कैफे हाउस में एक टेबल पर बैठी कुणाल के आने का इंतजार करने लगी कि तभी कुणाल वहाँ आया और उसे देखते ही बोला, वाह, कल एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और आज यहाँ, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए मिस्टर डोगरा कि मुझे लोगों का पीछा करना पड़े, वो भी एक शादीशुदा आदमी का। अनिका के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर कुणाल मुंह बनाकर बोला, मैं शादीशुदा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरे मनाली शहर को पता है कि 6 साल पहले आपकी शादी। अरे शादी नहीं, बर्बादी थी वो मोटी, बदचलन, बेशरम, पता नहीं किसके साथ मुंह काला कराया था उसने। वो जैसी भी है,
आपकी पत्नी है मिस्टर डोगरा? वो मेरी कुछ नहीं है, और वैसे भी कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स हो रहा है। ओह, तो इसका मतलब आप फिर से सिंगल होने वाले हैं? मैं अभी भी सिंगल हूँ मिस। सॉरी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। रागिनी कपूर। नाइस नेम। आप कहें तो हम कहीं और चलकर बात करें? हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर अनिका ने कुणाल का हाथ थामा और उसके साथ घूमने निकल गई। कुछ ही दिनों में अनिका ने कुणाल को अपना दीवाना बना लिया, यहाँ तक कि वो कामिनी को छोड़कर रागिनी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। और एक शाम मनाली की सबसे बड़ी पार्टी में कुणाल ने रागिनी को प्रपोज कर दिया। लेकिन तभी कुणाल की गर्लफ्रेंड कामिनी वहाँ आई और उसके हाथ से अंगूठी लेकर फेंकते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो कुणाल? जिस अनिका को तलाक देने के लिए तुमने 6 साल इंतजार किया, आज दोबारा उसी से रिश्ता जोड़ रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। रागिनी के रूप में अनिका लौटी है वापस। ये कहकर कामिनी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और कुणाल अपना सर पकड़कर रागिनी की ओर देखने लगा कि तभी वो उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ज्यादा समझदार है, पर कोई बात नहीं, मुझे कम IQ वाला पति भी कबूल है। सोच लो, अभी तक तलाक हुआ नहीं है हमारा। अगर मेरा साथ पसंद आने लगा हो तो मैं अब भी तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। ये कहकर अनिका वहाँ से जाने लगी कि तभी उसकी नजर रोहित मारवा पर पड़ी, जो दूर से ये सब तमाशा बड़े गौर से देख रहा था। पर अनिका उस पर ज्यादा ध्यान न देकर चुपचाप अपने स्टोइट में वापस आ गई। उसे देखते ही रिया दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपटते हुए बोली, आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था? रिया को लड़कों की तरह बात करते देखकर एक पल को तो अनिका को झटका लगा, पर वो जानती थी कि रिया को लड़कियों से ज्यादा लड़कों की तरह रहना पसंद है। इसलिए उसने बिना किसी रोक टोक के रिया को गले लगाया और बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। उस दिन के बाद से रिया का बर्ताव अक्सर ऐसे ही बदलने लगा। कभी वो एकदम नॉर्मल रहती तो कभी अनिका को लगता ये बच्ची तो उसकी है ही नहीं। पर इस सब के बीच एक दिन अचानक अनिका को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर अपनी कजन सिस्टर प्रीति पर पड़ी, जो ICU के बाहर बैठी जोर जोर से रो रही थी। अनिका तुरंत उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, घबरा मत प्रीति, ज्योति बुआ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दीदी, डॉक्टर्स का कहना है कि माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन यहाँ का कोई भी डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। ये कहते हुए प्रीति बिलक बिलक कर रोने लगी कि अनिका ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, प्रीति, ज्योति बुआ को आखिर हुआ क्या है जो इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर भी उनका ऑपरेशन करने से कतरा रहे हैं? अनिका दीदी, डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी माँ के ब्रेन में ट्यूमर पूरी तरह से फैल चुका है और ऐसे में सिर्फ डॉक्टर अमृता ही उन्हें बचा सकती हैं। पर वो तो बेंगलोर के किसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, जिनका नाम तक हमें नहीं पता। ये कहकर प्रीति उदास होकर ICU की तरफ देखने लगी और अनिका अपनी दूसरी पहचान डॉक्टर अमृता के बारे में सोचने लगी। अनिका ने तय किया था कि यहाँ वो किसी को भी अपने डॉक्टर अमृता होने का सच नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसकी ये पहचान सामने आई तो वो आसानी से लोगों की नजरों में आ जाएगी और तब उसके बेटे को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर ज्योति बुआ की इस हाल में मदद न करना ये भी तो उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अनिका ने तय किया कि वो ज्योति बुआ का ऑपरेशन करेगी। यही सोचकर अनिका अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे मास्क और ग्लव्स के साथ तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुकी थी। अनिका ने ज्योति बुआ को अच्छे से चेक किया और ऑपरेशन की तैयारी करने लगी कि तभी उसे अपनी सौतेली बहन कामिनी OT में दिखाई थी, जिसे देखते ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मास्क और ऑपरेशन गाउन पहने होने की वजह से कामिनी अब भी अनिका को पहचान नहीं पाई थी। पर डॉक्टर अमृता से मिलकर उसे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, जिस वजह से उसने तुरंत डॉक्टर अमृता से पूछ लिया, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं डॉक्टर अमृता? ये सवाल सुनते ही अनिका को जैसे मौका मिल गया कामिनी से पीछा छुड़ाने का। उसने तुरंत कामिनी की ओर देखा और भारी आवाज में बोली, हम अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं मिस कामिनी गुलेरिया। यहाँ पार्टी नहीं चल रही है जो आपको फालतू के सवालों के जवाब दूं मैं। बेहतर होगा आप यहाँ से चली ही जाएं, ताकि हम सब अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकें। सॉरी डॉक्टर अमृता, मैं तो बस मैंने कहा ना, जस्ट लीव। डॉक्टर अमृता को इतने गुस्से में देखकर हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर अग्रवाल ने खुद ही कामिनी को OT से बाहर निकाल दिया और अनिका ने चैन की सांस ली और ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने लगी। कुछ ही देर में ऑपरेशन खत्म हुआ और चारों तरफ डॉक्टर अमृता की तारीफों के किस्से सुनाई देने लगे। पर डॉक्टर अमृता बिना किसी से मिले वहाँ से जा चुकी थी और अपने असली रूप में अनिका प्रीति के पास बैठी उसे दिलासा दे रही थी। देखा, मैंने कहा था ना प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। आखिर हो ही गया ना ज्योति बुआ का ऑपरेशन। हाँ दीदी, सब अच्छे से हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं शाम तक हम माँ से मिल भी सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, पर अभी मुझे वापस होटल जाना होगा प्रीति। रिया वहाँ अकेली है। हाँ दीदी, आप जाओ। बच्ची को इतनी देर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है।
आप बस शाम को रिया को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। माँ उसे देखकर बहुत खुश होगी। प्रीति की बात सुनकर अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और होटल वापस लौट आई। लेकिन वहाँ पहुंचकर अनिका ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका पूरा कमरा बुरी तरह से बिखरा पड़ा था और उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अनिका ने तुरंत रिया को आवाज दी और उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं चल रहा था। अनिका रिया को ढूंढते हुए होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गई कि तभी उसे कैफे में बैठी रिया दिखाई दी। अनिका तुरंत उसके पास गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, रिया, ये क्या बदतमीजी है? मम्मा को बिना बताए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका की बात सुनकर रिया हैरानी से उसे देखने लगी, मानो उसे अपनी माँ को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। ये देखकर अनिका दोबारा गुस्से से बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ रिया, जवाब दो उसका। वो मम्मा मैं। रिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने से आता रोहित मारवा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने तुरंत अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी स्वीट में ले आई। रिया का ये बर्ताव देखकर अनिका दोबारा हैरान हो गई। रिया कभी ऐसी हरकतें और जिदें नहीं करती थी, पर पिछले एक हफ्ते में तो रिया जैसे बिल्कुल ही बदल गई थी। पर फिलहाल अनिका उसके इस बर्ताव के बारे में उससे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती थी गलती उसकी ही है। वो ही यहाँ आने के बाद अपने कामों में इतना बिजी हो गई कि रिया पर ध्यान ही नहीं दे पाई। इसलिए उसने बिना रिया को कुछ कहे उसे प्यार से गले लगाया और एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, देखो तो मम्मा क्या लाई है अपनी गुड़िया के लिए। ये क्या है मम्मा? तुम्हारे लिए एक सुंदर सा ड्रेस, ताकि जब तुम अपनी बुआ नानी से मिलो तो एकदम प्रिंसेस लगो। बुआ नानी? हाँ बेटा, अब इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल तुम्हारी बुआ नानी से मिलने जाना है। अनिका का ये कहते ही रिया ने वो ड्रेस खोलकर देखी और उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा मुझे नहीं पहननी है फ्रॉक। क्यों नहीं पहननी? तुम्हारे उम्र के सब बच्चे ये पहनते हैं। जल्दी से इसे पहनो और तैयार हो, नहीं तो मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी तुम्हें। ये सुनकर रिया ने तुरंत अपनी ड्रेस उठाई और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में तैयार होकर अनिका और रिया ज्योति बुआ से मिलने हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अनिका को वहां देखते ही ज्योति बुआ उसे पहचान गई और गले लगाते हुए बोली, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? पता है मैंने कितना याद किया तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत याद किया बुआ, पर अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब हमेशा आपके साथ रहूंगी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो तुम, वही रूप रंग, वही कद काठी, बस भगवान उस जैसी किस्मत न दे तुम्हें। ये कहते हुए ज्योति बुआ इमोशनल हो गई और अनिका हैरान होते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों कहा बुआ? माँ की किस्मत इतनी भी क्या बुरी थी? वो तो बहुत खुश थी ना अपनी जिंदगी में। नहीं बेटा, तू जो भी अपनी माँ के बारे में जानती है वो पूरा सच नहीं है। आज भी ऐसा बहुत कुछ है जो गौतम और मनीषा ने तुझसे छुपा कर रखा है, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ, वो मनहूस सच कभी तेरे सामने न आए। पर बुआ, कुछ बातें राज ही बनी रहें तो ही हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है बेटा। मैं तो यही कहूँगी कि तू जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर चली जा। ये कहकर ज्योति बुआ वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अनिका रिया को लेकर उस रूम से बाहर आ गई, जहाँ उसकी सौतेली माँ मनीषा और कामनी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो दोनों तुरंत उसके पास आई और बोली, देख अनिका, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, सीधे से इन पेपर्स पर साइन कर दे, नहीं तो क्या छोटी माँ? बचपन की तरह आज भी आप मुझे मारेगी, जबरदस्ती करेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, अब तो इतनी छोटी कहाँ रही जिसके साथ हम मारपीट करके अपने काम करवा सके। हाँ, पर तेरे उस नाजायज बेटे के साथ हम ये सब जरूर कर सकते हैं। मेरा बेटा? हाँ, मेरे ही पास है वो, और अगर तूने अभी के अभी ये पेपर साइन नहीं किए तो वो भगवान के पास भी पहुंच सकता है। मनीषा के मुंह से ये सब सुनकर अनिका घबराते हुए बोली, नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, पर मेरा बेटा सही सलामत मेरे हवाले कर दो। कर देंगे, पहले तू पेपर्स तो साइन कर। ये कहकर कामनी ने अनिका की ओर कुछ पेपर्स बढ़ाए और अनिका बिना उन्हें पढ़े साइन करने लगी, जो बात रिया को ठीक नहीं लगी और उसने जानबूझकर सामने से आ रही नर्स को टक्कर मार दी, जिस वजह से नर्स का हाथ की सारी दवाइयाँ उन पेपर्स पर बिखर गई। ये देखकर कामनी और मनीषा का पारा एकदम से चढ़ गया और उन्होंने रिया को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अनिका उनके सामने आ गई। खबरदार जो मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो। रही बात पेपर्स की, तो वो दोबारा भी बन सकते हैं। वकील को बोलकर फिर से तैयार करवा लीजिए। जब पेपर्स बन जाएंगे मैं आकर साइन कर दूंगी। ये कहकर अनिका रिया को लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन मनीषा के कहने पर कामनी भी उनका पीछा करने लगी। अनिका जैसे ही रिया के साथ इंपीरियल होटल पहुँची और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसे एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने रिया को रूम में जाने को कहा और खुद कैफेटेरिया की ओर उस औरत को देखने आ गई। मदद करो प्लीज, कोई मदद करो, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया। वो औरत इसी तरह लगातार चिल्लाई जा रही थी कि तभी कामनी वहाँ आई और उस औरत की मदद करते हुए बोली, अरे लगता है इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, आप पीछे हटिए,
मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। ये कहकर कामनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की तो उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। कामनी ने बिना कोई वक्त गवाए उस आदमी को CPR देना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अनिका वहाँ आई और कामनी को रोकते हुए बोली, पीछे हटो कामिनी, इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब करके तुम इनकी जान को और खतरे में डाल रही हो। ये कहकर अनिका ने कामनी को साइड ढकेला और उस आदमी को दोबारा से चेक करने लगी कि तभी कामनी गुस्से से चिल्लाई, ये लड़के 12th फेल है, इसे तो मेडिकल की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, पीछे हटाइए इसे। कामनी की ये बात सुनते ही उस आदमी की पत्नी अंजलि आगे आई और अनिका को अपने पति से दूर ढकेलते हुए बोली, मेरे पति से दूर रह पागल लड़की, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अंजलि के इतना कहने पर भी अनिका रुकी नहीं। वो दौड़कर रिसेप्शन पर गई और एक फर्स्ट एड किट लेकर आई। उसने उसमें से एक चाकू निकाला, उसे सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया और पेशेंट के शर्ट के बटन खोलने लगी। उसे ऐसा करते देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन अनिका अपने काम में लगी रही। उसने उस आदमी के सीने को अपने हाथों से दबाया और जहाँ उसे सबसे ज्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ, वहीं एक झटके से उसने चाकू पेशेंट के सीने में घुसा दिया और उसके ऐसा करते ही उस आदमी के सीने से खून बहने लगा, जिसे देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इस पागल लड़की ने मेरे पति को मार डाला, कितना खून बह रहा है इनका। अरे कोई पुलिस को फोन करो, अरेस्ट करवाओ इस पागल को। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब, पकड़ो इस पागल औरत को। कामनी की बात सुनकर 4 गार्ड वहाँ आए और उन्होंने अनिका को चारों तरफ से घेर लिया। उनके ऐसा करने पर अनिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज आप लोग दूर हटिए, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांसें बची कहाँ है जो तकलीफ होगी, पहले एक इंसान की जान ले ली और अब महारानी उसकी सांसों की फिक्र। कामनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज तेज सांस लेने लगा। ये करिश्मा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए और अगले ही पल अनिका के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे कि तभी अनिका की नजर जमीन पर पड़े, उस आदमी के पर्स पर गई जिसमें उस आदमी के साथ अनिका की माँ की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही अनिका के होश उड़ गए और वो सोचने लगी, माँ की तस्वीर इस आदमी के पास क्या कर रही है और ये इस फोटो को जेब में लेकर क्यों घूम रहा है? आखिर कौन है ये आदमी? कहीं ये माँ के जीवन का वही सच तो नहीं जिसकी बात आज ज्योति बुआ कर रही थी? मुझे उनसे बात करनी ही होगी। ज्योति बुआ ही है जो मुझे माँ के जीवन से जुड़ा ये सच बता सकती है। यही सोचकर अनिका तुरंत अपने स्वीट की ओर जाने लगी कि तभी कामनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और क्या छुपा रही हो हमसे? जिस तरह आज तुमने उस आदमी का इलाज किया, तुम कोई 12th फेल नहीं हो सकती। सच सच बताओ, तुम अनिका भी हो या नहीं? कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं हो जिसने अनिका की जान लेकर उसकी जगह ले ली? अपनी बकवास बंद करो कामिनी, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये कहकर अनिका ने कामनी को साइड धकेला और लिफ्ट से होटल के 24वें फ्लोर पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही रिया को रोहित मारवा के साथ खड़े देखकर उसके होश उड़ गए। वो रोहित की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोली, ए मिस्टर, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? तुम्हारी बेटी पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो जो ऐसे किसी और के बच्चे को किडनैप कर रहे हो। किसी और का नहीं, ये मेरा आर्यन है। ये तुम्हारा आर्यन नहीं, मेरी रिया है। ये आर्यन है। रिया है। आर्यन रिया बोलकर रोहित और अनिका उस बच्चे को एक एक हाथ पकड़कर झगड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ अनिका का दोस्त इंस्पेक्टर पंकज कुछ पुलिस वालों के साथ आया। उसे देखते ही अनिका दौड़कर उसके पास आई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पंकज, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी बेटी रिया वो कहीं गायब हो गई है। गायब हुई है या तुमने गायब कर दिया? जैसे 6 साल पहले तुमने उसकी माँ को गायब किया था, उसकी जान लेकर। बोलो ना डॉक्टर अमृता, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ये तुम क्या कह रहे हो पंकज? सच कह रहा हूँ मैं। तुम अनिका हो ही नहीं, तुम तो कोई बहरूपिया हो जो मेरी दोस्त का इस्तेमाल करके अपने खास मकसद को पूरा करने में तुली हो। और अब उसके लिए तुमने अनिका की बेटी को भी गायब कर दिया है और इसी जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। ये कहकर पंकज ने अनिका को हथकड़ियां पहनाई और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने और क्यों किया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पहचान बदलकर मुझसे बदला लेने लौटी थी ना तुम, और अब देखो खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गई। कुणाल, तुम तो क्या तुमने ये सब? हाँ, मैंने ही किया ये सब, और अब आगे आगे देखो मैं और क्या करता हूँ। ये कहकर कुणाल जोर जोर से हंसने लगा और फिर प्यार से अनिका का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर बोला, डरो मत बेबी, सॉरी मैं बस मजाक कर रहा था, और ये सब मेरा नहीं तुम्हारी उस पागल बहन का किया था। फिक्र मत करो, मैंने वकील साहब से बात कर ली, वो बस आते ही होंगे तुम्हारे जमानत के पेपर्स लेकर। कुणाल ने ये कहा ही था कि तभी उसका वकील वहाँ आया और उसने अनिका को बेल दिलवा दी, जिसके बाद कुणाल अपने घर लौट गया।
लेकिन अनिका के मन में अब भी कई सवाल चल रहे थे और उसमें से सबसे जरूरी सवाल था आखिर उसकी बेटी रिया कहाँ है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अनिका अपने घर गुलेरिया मेंशन पहुँच गयी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके घर में वही कपल खड़ा था जिसकी मदद अनिका ने एक दिन पहले इंपीरियल होटल में की थी। और उसी आदमी की वॉलेट में अनिका को अपनी माँ की तस्वीर मिली थी। उस कपल को वहाँ देखकर अनिका सोच में पड़ गई, आखिर ये दोनों है कौन और मेरी माँ की तस्वीर इनके पास क्या कर रही थी। अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी सौतेली माँ मनीषा की आवाज सुनाई दी। अरे कितनी बार कहा है तुम लोगों से, तुम्हारी वो मनहूस बहन स्वाति मर चुकी है, अब ये उसका नहीं मेरा घर है। पता नहीं क्यों बार बार यहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं। मनीषा के गुस्से को देखकर अंजलि किशन को लेकर वहाँ से जाने लगी कि तभी उसकी नजर अनिका पर पड़ी और वो उसे देखकर चौंकते हुए बोली, तुम तो वही हो ना जिसने कल किशन की जान बचाई थी। कहाँ गायब हो गई थी फिर तुम? पता है हमने कितना ढूंढा तुम्हें, एक बार अच्छे से तुम्हारा शुक्रिया भी। अंजलि ने इतना कहा ही था कि अनिका ने कसकर उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मामा मामी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों मेरे इतने करीब थे और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। मामा, तो क्या तुम ही स्वाति की बेटी? जी हाँ, मैं हूँ अनिका गुलेरिया, आपकी बहन स्वाति गुलेरिया की बेटी। अनिका के ये कहते ही किशन ने भी उसे गले से लगा लिया और यह नजारा देखकर मनीषा अपनी भौवें चढ़ाते हुए बोली, अगर तुम सबका ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो निकलो मेरे घर से। और हाँ, मेरी प्यारी सौतन के भैया भाभी जाते जाते अपनी इस मनहूस भांजी को भी लेकर जाना। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो ये मनहूस मेरे पल्ले पड़ी। मनीषा की बात कर अनिका कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा और जैसे ही उसने फोन उठाया उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वो सीरियस टोन में बोली, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ये कहकर अनिका तुरंत गुलेरिया हाउस से निकलकर होटल इंपीरियल के 24वें फ्लोर पर पहुंच गई। वो अपने स्वीट की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी और वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, कहाँ चली गई थी तुम बेटा? पता है मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। सॉरी मम्मा, मैं तो बस सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उस दिन आर्यन की टीचर मिस मैरी ने मुझे आर्यन समझकर किडनैप कर लिया। आर्यन समझकर किडनैप कर लिया मतलब? तो क्या वो बच्चा जिसे रोहित मारवा अपना बेटा कह रहा था वो मेरा जुड़वा भाई है मम्मा, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। हम आपसे ये बात छुपा रहे थे क्योंकि पहले हम खुद सच जानना चाहते थे, पर मेरी किडनैपिंग के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। क्या रोहित भी ये बात जानता है बेटा? नहीं मम्मा, आपकी तरह डैड को भी सच पता नहीं है, पर हम उन्हें जल्दी सब सच बता देंगे, फिर हम एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। रिया की ये बात सुनकर अनिका के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस बच्चे को वो पूरे मनाली में ढूंढ रही थी वो इतने समय से उसके बराबर वाले कमरे में रह रहा था, पर ये कैसे मुमकिन था? बचपन में चोरी हुआ अनिका का बच्चा आखिर रोहित मारवा तक कैसे पहुंचा? क्या सच में रोहित मारवा ही रिया और आर्यन का डैड था या कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा था? अनिका इन सब सवालों में खोई ही थी कि तभी अंजलि और किशन वहाँ आए और अनिका को इस हाल में देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? अंजलि के इस सवाल पर अनिका ने अपने अतीत और अपने बच्चों से जुड़ी हर बात अपने मामा मामी को बता दी, जिसे सुनकर अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर अनिका, हम है ना, हम तेरी मदद करेंगे सच का पता लगाने में। वैसे भी हम इतने सालों से रोहित को जानते हैं, हम उससे बात करेंगे। अंजलि की बात सुनकर अनिका की आंखें फिर से नम हो गईं और वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मामी, आज पहली बार ऐसा लगा है कि अब इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो अनिका, अब से तुम स्वाति के साथ साथ हमारी भी बेटी हो। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो हम उसे वापस ला कर रहेंगे। तुम्हारे मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिका, हम कल ही तुम्हारी और रोहित की एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं, जहां तुम रोहित से मिलकर आर्यन से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हो। ये कहकर किशन और अंजलि ने कुछ और वक्त अनिका के साथ बिताया और फिर अपने रूम में वापस चले गए। अगले दिन अनिका रोहित से मिलने के लिए तैयार थी। वो इंपीरियल होटल के VVIP लॉन्ज में अपने मामा मामी के साथ बैठी रोहित का इंतजार कर रही थी कि तभी रोहित वहाँ आया और अनिका की ओर देखते ही चिढ़ते हुए बोला, अंजलि आंटी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटा, ये हमारी भांजी है अनिका। वैसे दुनिया इसे डॉक्टर अमृता के नाम से जानती है, पर इसे ये पहचान जग जाहिर करना पसंद नहीं है। पहचान जाहिर करना पसंद नहीं है, पर दूसरों के बच्चों को किडनैप करके जेल जाना पसंद है।
मिस्टर मारवा, कल आपने जो कुछ भी देखा वो एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने कल आपके बेटे को अपनी बेटी समझकर, वो क्या है ना, मेरी बेटी भी 6 साल की है और कल वो अचानक कहीं खो गई तो मैं कुछ ज्यादा ही बौखला गई और इसीलिए आपके बेटे को अपना। अनिका की बात सुनकर रोहित का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था और वो मुस्कुराते हुए बोला, बात बच चुकी हो तो माँ बाप ऐसी गलतियाँ कर ही बैठते हैं। जी, पर मुझे फिर भी ध्यान देना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं आपको माफ कर चुका हूँ मिस अनिका। आपको बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुद आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। कैसा फेवर? जी, वो मेरी दादी पिछले 1 साल से बहुत बीमार हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अगर डॉक्टर अमृता उनका इलाज करें तो वो जल्दी ठीक हो सकती हैं। मैंने बहुत कोशिश की आपका अपॉइंटमेंट लेने की, पर कुछ बात नहीं बनी। तो अब आप यहाँ पर हैं और मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज अगर मेरे साथ चंडीगढ़ चलकर मेरी दादी से एक बार मिल लें तो। ओके, मैं 2 दिन बाद आपको चंडीगढ़ में मिलती हूँ। थैंक यू मिस अनिका, थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा रोहित। दादी के ठीक होने के बाद तुम्हें एक शानदार पार्टी देनी होगी। जी जरूर आंटी। वैसे अच्छा ही है अनिका, तुम चंडीगढ़ आ रही हो तो रोहित की दादी का इलाज करने के बाद तुम सीधा दिल्ली अपने घर चली आना। इसी बहाने हमें भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। अंजलि की बात सुनकर अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और लंच खत्म करके अपने स्वीट में लौट आई। इन कुछ दिनों की उठापटक से अनिका बिल्कुल थक चुकी थी, इसलिए वो बिना चेंज किए सोफे पर ही पसर गई और तभी उसका फोन बजने लगा। उसने बेमन से फोन उठाकर अपने कान पर लगा लिया और सामने से जोर जोर से एक 65 साल के बुजुर्ग की आवाज आने लगी। कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? तुम्हारा ये आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा, देखो सुधर जाओ। जोर से आती आवाज अनिका के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन का स्पीकर कान के पास से हटाया और कहा, बलवीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सामने से बलबीर सर की आवाज आई। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। तुमसे बेहतर तो रिया मेरी स्टूडेंट बन सकती है। मैं उसे अपना शागिर्द बना लूंगा और फिर मेरे बाद वो ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम आगे बढ़ाएगी। वैसे भी तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। बलवीर सर को इस तरह गुस्से में देखकर अनिका उन्हें छेड़ते हुए बोली, क्या ब्रह्मपुत्र एकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको 6 साल के बच्चे का सहारा लेना पड़ रहा है? भले ही अनिका ने ये बात मजाक में कही थी, मगर बलवीर सर ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था और वो गंभीर आवाज में बोले, ये नौबत आई किसकी वजह से है? मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना शागिर्द बनाया, मगर तुम एक नंबर की आलसी निकली। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अनिका जानती थी कि बलवीर पाजी की उम्र अब ढलने लगी थी और इसीलिए बदले की भावना उनमें अब कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। अनिका ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी बलवीर सर, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं अपनी बेटी को आपका वारिस तो नहीं बना सकती, पर उसके साथ आपसे मिलने जरूर आ सकती हूँ। कब और कितने बजे आ रही हो? अगले हफ्ते। ये कहकर अनिका ने फोन कट किया और सोफे पर दोबारा पसर गई। 2 दिन बाद अनिका रिया को लेकर चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी। उसके वहां पहुंचने से पहले ही रोहित ने उन सब के रहने का इंतजाम एक 5 स्टार होटल में करवा दिया था। लेकिन रिया को लेकर अनिका अब भी थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिया और आर्यन की सच्चाई रोहित के सामने आए। इसलिए उसने चंडीगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले रोहित की दादी से मुलाकात की और सभी जांचों के बाद उनका ऑपरेशन कर वो दिल्ली के लिए निकल गई। दिल्ली पहुंचकर अनिका अपनी नानी के घर से जाने से पहले बलवीर सर से मिलने उनकी एकेडमी आई, जहाँ पहुँचते ही रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बलबीर अंकल कहाँ हो आप? डर गए क्या? अरे रिया, अनिका, तुम आ गए। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा कि सुनकर तुम जिंदगी भर के लिए मेरी कर्जदार हो जाओगी। लेकिन वो बात सुनने के बाद तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अनिका जानती थी कि बलवीर सर की शर्त क्या होगी, इसीलिए अनिका तुरंत बोल पड़ी, आप मुझे कोई भी राज बताइए, पर याद रखिए मैं अपनी बेटी को कोई फाइटर वाइटर नहीं बनाने वाली। अनिका की बात सुनकर बलवीर सर मुंह बनाते हुए बोले, आखिर तुम भी एक माँ ही निकली। पता नहीं ये सारी माएं अपने बच्चों को इतना नाजों से क्यों पालना चाहती है। अरे असली माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को ताकतवर बनाए, ना कि कमजोर। हाँ, मगर मुझे एक बात का जरूर अफसोस है, तुम्हारी सोच तुम्हारी माँ जैसी नहीं। वो आज अगर यहाँ होती तो जरूर रिया को मार्शल आर्ट सिखाती। बलवीर सर की ये बात सुनकर अनिका हैरान होते हुए बोली, बलवीर सर,
क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मैं कैसे उनके बारे में कुछ जानता हूँगा? मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। हाँ, पर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी सोच मेरी माँ जैसी? अरे बुढ़ापा है बेटा, कुछ भी कभी भी मुंह से निकलता है, तू ज्यादा ध्यान मत दे। पर सर। अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी बलवीर सर के ऑफिस से एक तेज आवाज आई, जिसे सुनकर बलवीर सर और अनिका दोनों दौड़ते हुए ऑफिस में गए और अंदर का नजारा देखते ही दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ एक टूटे फूटे फोटो फ्रेम के साथ रिया और आर्यन जमीन पर गिरे पड़े थे। उन्हें देखते ही अनिका दौड़कर उनके पास गई और उन दोनों को गले लगाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बच्चों? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस ये फ्रेम गलती से टूट गया। ये कहकर आर्यन ने वो फ्रेम अनिका के हाथ में पकड़ाया और रिया के साथ उस रूम से बाहर चला गया। लेकिन उस फ्रेम को देखते ही अनिका के होश उड़ गए, क्योंकि उस फ्रेम में बलवीर सर अनिका की मां के साथ अखाड़े में खड़े थे। इस फोटो को देखते ही अनिका सवालिया निगाहों से बलवीर सर को देखते हुए बोली, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आप मेरी माँ को नहीं जानते? हाँ, मैं यही कहूँगा कि मैं कुछ नहीं जानता और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली ही जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सच बताइए बलवीर सर, अगर आप मेरी माँ को जानते हैं तो मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? अनिका बेटा, बेहतर होगा तुम गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, चली जाओ यहाँ से और कभी लौटकर यहाँ मत आना। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, पर प्लीज एक बार मेरी माँ के बारे में आप जो भी जानते हैं मुझे बता दीजिए। ये कहते हुए अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे इस हाल में देखकर बलवीर सर का दिल पिघल गया और वो प्यार से उसकी ओर देखकर बोले, बेटा, मैं तो बस तेरी भलाई के लिए ये सच तुझसे छुपाना चाहता था, पर अब तू इतनी इज्जत कर रही है तो मैं तुझे सब बताने को तैयार हूँ। तेरी माँ से मेरी पहली मुलाकात तेरे पैदा होने के 5 साल पहले हुई थी। मार्शल आर्ट सीखने आई थी वो मुझसे और मेरी सबसे खास शागिर्द बन गई। लेकिन एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि वो कहीं गायब हो गई है। कोई कहता कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया, तो कोई कहता वो खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई है। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन 2 साल बाद एक दिन अचानक वो फिर मुझसे मिलने एकेडमी आई। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। स्मार्ट और खूबसूरत सी तेरी माँ 2 साल में ही मुरझा सी गई थी। मैंने उससे 2 साल पहले गायब होने का राज पूछा तो उसने बस इतना कहा, लंबी कहानी है मास्टर जी, बस इतना समझ लीजिए, मैंने गौतम गुलेरिया से शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। गौतम गुलेरिया? पर तू तो करण गुलेरिया से प्यार करती थी ना? ये सुनकर स्वाति की आंखों में पछतावा झलकने लगा और वो बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठते हुए बोली, मास्टर जी, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरी बच्ची को मेरे परिवार तक पहुंचा दीजिएगा। ये कहकर तेरी माँ वहाँ से चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। पर माँ ने ऐसा क्यों किया बलवीर सर? अगर वो पापा से नहीं करण गुलेरिया से प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे पापा से शादी क्यों की? ये राज तो सिर्फ तेरी माँ ही जानती थी बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है बलवीर सर, आपने इतना बताया उसके लिए शुक्रिया। बाकी का सच मैं खुद पता लगा कर रहूंगी। ये कहकर अनिका वहाँ से जाने लगी कि तभी बलवीर सर ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम्हें आर्यन के बारे में पहले से पता था ना अनिका? तभी मेरे ऑफिस में उसे देखकर तुम चौंकी नहीं? जी सर, मैं पहले से सब जानती हूँ और उसे यहाँ भेजने का आइडिया भी मैंने ही सनी को दिया था, ताकि मैं इस एकेडमी में ही सही अपने बच्चे के करीब रह सकूं। आर्यन तुम्हारा बेटा है अनिका, तो तुमने उसे खुद से दूर क्यों रखा है? क्योंकि वो सिर्फ मेरा नहीं, रोहित मारवा का भी बेटा है और मुझे पता है आर्यन भी अपने डैड को बहुत चाहता था। इसलिए मैं अचानक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ हो। पहले मैं सच का पता लगाऊंगी, फिर आर्यन को अपना बनाऊंगी। ये कहकर अनिका रिया को लेकर नानी के घर जाने के लिए निकल गई और 45 मिनट की नॉनस्टॉप ड्राइव के बाद वो दोनों मल्होत्रा हाउस में एंटर हुए। अनिका और रिया की कार से उतरते ही अंजलि उनके पास आई और उन दोनों को गले लगाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी शीला मौसी मिलने आई है। तुम्हारी मौसी को जैसे ही पता चला तुम घर आ गई हो, वो फौरन तुमसे मिलने चली आई। अंजलि ने इतना कहा ही था कि तभी घर के अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। अब अचानक इतने सालों बाद आई है, जरूर उसकी माँ की तरह उसके मन में भी कोई खोट होगी। पहले ही कह देती हूँ, इस लड़की से संभल कर रहो। हमें पता नहीं है कि कौन है, कहाँ से आई है। सचमुच
स्वाति की बेटी है या कोई और है। पता नहीं किस राह चलती को ये दोनों अपने घर उठा ले आए। अभी शीला मासी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी अनिका और रिया को लेकर अंदर आई। अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही शीला मासी का बोलना रुक गया, अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, शीला ये है अनिका और ये है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अंजलि के ये कहते ही शीला अनिका के करीब आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ओह तो तुम हो अनिका, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और जिसे फंसाकर तुमने शादी की थी, जब उसे ये बात पता चली तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। अब छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हो, है ना? शीला मासी की कड़वी बातें सुनकर अनिका की पेशेंस अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, बस बहुत हो गया मासी, आप बड़ी है इसीलिए मैं चुप हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के सामने मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहें। अरे झूठ थोड़ी कह रही हूँ, सब सच ही तो है। आखिर तू भी तो तेरी माँ की तरह। शीला मासी ने ये कहा ही था कि तभी अंजलि मामी उन्हें टोकते हुए बोली, चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज की कोई लिमिट होती है, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। अंजलि मामी की बात सुनकर शीला मासी मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई और अनिका रिया को लेकर गेस्ट रूम में आ गई। तभी अनिका की बेंगलुरु वाली रेखा मासी का कॉल आया और अनिका उनसे बात करने लगी। हाँ मासी, मैं नानी माँ के घर पहुँच गई हूँ, यहाँ सब ठीक है, बस शीला मासी। अरे तेरी शीला मासी की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उनकी थोड़ी जबान ही कड़वी है, बाकी वो दिल की बुरी नहीं है। जानती हूँ मासी, पर अभी मुझे शीला मासी से ज्यादा अपने बच्चे आर्यन की फिक्र है। आर्यन? अब ये कौन है? ओह सॉरी मासी, मैं जब से वापस मनाली आई आपसे बात ही नहीं कर पाई। इस बीच इतना कुछ हो गया कि आपको सब बताने का मौका ही नहीं मिला। ये कहकर अनिका ने सारी बात रेखा मासी को बता दी, जिसे सुनकर वो पहले तो खुश हुई पर अगले ही पल अनिका को आगाह करते हुए बोली, अनिका बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि आर्यन हमें सही सलामत वापस मिल गया है, मगर साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं, रोहित मारवा के पास से आर्यन की कस्टडी हमें मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। मासी मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मगर कोई तो रास्ता होगा। आखिर आर्यन मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है उसे। अनिका, अगर हम कोर्ट में ये प्रूव कर भी देते हैं कि आर्यन तुम्हारा बेटा है, तो सिर्फ इस बात पर कोर्ट हमें बच्चे की कस्टडी नहीं देगा। हजारों सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब फिलहाल ना तुम्हारे पास है ना हमारे पास। पर मासी, आर्यन रोहित के पास ही रहा तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर कल को रोहित किसी से शादी करता है और वो लड़की अपने स्वार्थ के लिए आर्यन के साथ कुछ गलत कर दे, तो हम चाहकर भी अपने आर्यन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अनिका, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? और फिर अगर रोहित को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो आज तक कुंवारा नहीं होता। ये बात कहते ही रेखा आंटी को एक बात सूझी और उन्होंने अनिका को आर्यन को पाने का एक आइडिया सुझाया, पर अनिका ने उनकी बात पर गुस्सा करते हुए कॉल कट कर दी और अपने बिस्तर पर आकर सो गई। अगले दिन सुबह किशन मामा, नानी माँ, अंजलि मामी और शीला मासी हॉल में बैठकर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि तभी अनिका वहाँ आई और बैठकर सभी की बातें सुनने लगी। उसे देखकर शीला मासी ताना देते हुए बोली, तुम्हारी माँ स्वाति अगर वो खानदानी किताब लेकर भाग न गई होती तो आज हमें बहुत मदद मिलती। उन किताबों को हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी किताबों को छीन कर ले जाने की? आज उसकी वजह से हमारी कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई है। शीला मासी की बात सुनकर अनिका का चेहरा एकदम उतर गया और वो चुपचाप वहाँ से निकलकर नानी माँ के कमरे में आ गई। जैसे ही अनिका ने नानी माँ के कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दरवाजे की आवाज सुनकर नानी माँ अपनी जगह से उठते हुए बोली, कौन है वहाँ? मैं हूँ नानी माँ। मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। नानी की बात सुनकर अनिका तुरंत उनके पास गई और अपने हाथ में पकड़ी आई ड्रॉप्स और टैबलेट की शीशी साइड टेबल पर रखते हुए बोली, नानी माँ, ये जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है। कुछ आई ड्रॉप्स है जो आपको आँखों में डालने हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको सुबह उठकर खाली पेट लेनी है। मैंने दवाइयाँ टेबल पर सजा दी है और आपको इन्हें कब और कैसे लेना है वो भी बता दूंगी। पर बेटा, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो? इतने सालों में नहीं हुआ तो अब होगा ना नानी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगी। ये कहकर अनिका वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह अनिका सो ही रही थी कि तभी उसे रोहित मारवा का कॉल आया।
उसकी दादी की हालत पहले से कुछ बेहतर थी, पर वो चाहता था कि अनिका एक बार चंडीगढ़ आकर उनकी जांच कर ले ताकि इलाज का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके। अनिका ने रोहित की बात पर तुरंत हामी भरी और वो चंडीगढ़ के लिए निकल गए। जैसे ही अनिका हॉस्पिटल पहुंचकर दादी माँ के रूम में आई, वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि रोहित की दादी डॉक्टर शालिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर रोहित से कह रही थी, रोहित बेटा, आज मैं जो वापस होश में आ सकी हूँ वो बस सिर्फ इसी लड़की की वजह से, डॉक्टर शालिनी। पता नहीं इस लड़की ने क्या सेवा की है मेरी और क्या दवाइयाँ खिलाई हैं मुझे, जो होश में आते ही मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई। और मुझे तो ये बच्ची इतनी पसंद आ गई कि मैं तो कहती हूँ तो इसे अपनी दुल्हन ही बना ले। दादी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित झेप गया और शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ अब भी कितना मजाक करती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, आपका इलाज करना मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। और हाँ, जिस चीज की वजह से आप इतनी जल्दी ठीक हुई हैं, वो मैं नहीं बल्कि ये जादुई गोली है। ये कहकर शालिनी ने बेड के पास रखे टेबल के ड्रॉर से एक दवाई की शीशी निकाली और रोहित को दिखाते हुए कहा, मिस्टर रोहित, ये है अमृत टैबलेट। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे एक आयुर्वेदिक गुरु हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है ये गोलियाँ, जिनकी वजह से आपकी दादी इतनी जल्दी तंदुरुस्त हो गई। वैसे तो मेरे गुरुजी इस टैबलेट को कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे, मगर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन लेकर दादी माँ के लिए दवाई मंगवा ली। आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। मैंने सोचा क्यों ना दादी माँ पर ट्राई किया जाए, और देखिए इनका नतीजा। डॉक्टर शालिनी की ये सारी बातें सुनकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। रोहित ने उसे जाते देखा तो दौड़कर उसके पीछे गया, पर तब तक अनिका वहाँ से जा चुकी थी। रोहित जानता था कि डॉक्टर शालिनी के दावे झूठे हो सकते थे, और अगर ऐसी ही बात थी कि अमृत टैबलेट से दादी माँ की जान बचाई जा सकती थी, तो इतने दिन जब दादी माँ का इलाज डॉक्टर शालिनी के अंडर हो रहा था, तब ये ट्रीटमेंट उसने क्यों नहीं आजमाया। यही सोचकर रोहित अपनी दादी के पास वापस कमरे में लौट आया। अनिका मल्होत्रा हाउस वापस आई तो वहाँ पहले से हंगामा मचा हुआ था। शीला मासी बहुत गुस्से में किशन मामा के साथ बात कर रही थी। उन्हें अभी अभी किसी ने फोन करके ये खबर दी थी कि मल्होत्रा फार्मेसी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कल्याण शास्त्री की कंपनी शास्त्री आयुर्वेदा ने अमृत टैबलेट का ऐलान किया है, और साथ ही इस टैबलेट के गुण और फायदे बताते हुए मार्केट में एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप खड़ा कर दिया है। शीला मासी ने डाइनिंग टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, ये अमृत टैबलेट तो स्वाति ने बनाई थी, ये कल्याण शास्त्री कैसे क्लेम कर सकता है कि ये टैबलेट्स उसने बनाई है? ये सब स्वाति की गलती है। काश मेरे पास वो किताब होती जिसमें सारे के सारे मेडिकल फॉर्मूला लिखे थे, तो आज हमने सालों पहले ही अमृत टैबलेट मार्केट में उतारी होती। पर आज मल्होत्रा फार्मेसी देश की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 फार्मेसीज में से एक होती। शीला ने ये कहा ही था कि तभी उसकी माँ और अनिका की नानी माँ वहाँ आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अनिका, ये कैसी दवाई दी है तूने? मेरी पूरी आंखों में जलन हो रही है। हे भगवान, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। ये कैसा जहर डाल लिया मैंने आंखों में। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, शीला मासी गुस्से से उसकी ओर बढ़ी और पास पड़ा चाय का कप अनिका के ऊपर उड़ेलती हुई बोली, निकल जा हमारे घर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गलत गलत दवाइयाँ देकर नुकसान पहुँचाने की? पर मासी मैं तो। चुप, एक बात नहीं सुननी मुझे तेरी। निकल यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मासी, आप चाहती हैं तो मैं चली जाऊंगी, पर कम से कम उससे पहले मुझे एक बार नानी माँ को चेक तो करने दीजिए। खबरदार जो मेरी मार्क लगाने की बात भी की तो चल निकल यहाँ से। ये कहकर शीला मासी ने धक्के मारकर अनिका को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी अनिका की नानी वहाँ आई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, चली जाओ मेरे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। नानी माँ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और आंखों के आसपास काफी स्वेलिंग भी हो गई थी। अनिका को पता था कि ये उसकी दी हुई दवा का पॉजिटिव असर है। जैसे ही अनिका नानी और अंजलि मामी को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करने लगी कि तभी शीला मासी ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मेन गेट की ओर ले जाते हुए बोली, तुमने सुना नहीं? अभी अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी कदम मत रखना यहाँ। शीला की बात सुनकर अनिका ने अपनी नानी माँ की तरफ देखा और फिर खुद ही मल्होत्रा हाउस से बाहर जाने लगी कि तभी उसकी नानी ने शीला की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं, तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। ये तुम कह रही हो मम्मी? तुम इस कल की आई लड़की के लिए मुझे घर से निकालोगी? अनिका कोई कल की आई लड़की नहीं, मेरी नवासी है, समझी तुम? नानी माँ की बात सुनकर शीला मासी अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोली, वाह मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम।
सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी, और आज उसकी इस बेशरम बेटी के लिए जो तुम्हें गलत दवाई देकर मारना चाहती है। किशन, अंजलि, तुम लोग कुछ समझाते क्यों नहीं हो माँ को? मामा, मामी, शीला मासी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं नानी माँ का बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस उनकी आंखों की रोशनी वापस लाना चाहती हूँ। और अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगले 7 दिन में ये दवा अपनी असर जरूर दिखाएगी। प्लीज 7 दिन, बस इतना वक्त दे दीजिए मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 7 दिन का वक्त। अगर 7 दिनों में माँ फिर से देखने लगी या तुम्हारी दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों ना ले ले। ये कहकर शीला मासी वहाँ से चली गई और अनिका नानी माँ को ठीक करने के लिए और भी ज्यादा जतन करने लगी। वो खुद उनकी दवाइयों और खान पान का ध्यान रखती और उन्हें बेहतर नींद लेने को कहती। अनिका की इन्हीं कोशिशों में 7 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन 8वें दिन सुबह ही शीला मासी अपनी चैलेंज का रिजल्ट देखने मल्होत्रा हाउस पहुँच गयी और वहाँ आते ही उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आवाज लगाई। किशन, अंजलि, कहाँ हो तुम? 7 दिन हो गए, याद है ना? आज हमें अनिका को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना है। शीला, क्यों शोर मचा रही हो? सुबह का टाइम है, सब सोए हुए हैं। जागना तो पड़ेगा ही ना किशन। जब मैं उस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी तब उसकी नींद तो वैसे ही उड़ जाएगी। अब तुम बीच में मत पड़ना। 7 दिन हो गए हैं और आज मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। उस लड़की ने मुझे तुम सबके सामने चैलेंज किया था, आज चैलेंज पूरा करने का वक्त आ गया है। शीला की बातें सुनकर किशन उसे समझाने लगा, लेकिन शीला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी आवाज सुनकर अनिका भी ड्राइंग रूम में आ गई। अनिका को देखते ही शीला तुरंत बोल पड़ी। ऐसी कौन सी दवाई दी तुमने मेरी माँ को जो हमेशा सुबह 7 बजे जाग जाने वाली मेरी माँ आज 12 बजे तक सोई है? बस करो शीला, पहले ही पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने। मुझे बस अपनी माँ की फिक्र है, पर शायद तुम मियाँ बीवी इस लड़की के प्यार में अंधे हो चुके हो, तभी तो। शीला मासी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनिका उनकी बात काटते हुए बोली। अब इससे पहले कि आप लोग और कुछ कहें, क्यों ना हम अंदर जाकर नानी माँ को जाकर देखें? शीला मासी को ये चैलेंज देने के बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से अनिका नानी माँ के कमरे में गई और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे नानी के कमरे में आ गए। अनिका नानी माँ की बेड पर बिल्कुल उनके बगल में उनके सर के पास जाकर बैठ गई और धीरे से उनके सर पर हाथ घुमाते हुए बोली, आंखें खोलिए नानी माँ, दोपहर के 12 बज गए हैं। अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नानी माँ की आंखों पर सूजन थोड़ी कम हो गई थी, मगर आंखों के आसपास लाल निशान अब भी मौजूद थे। शीला कुछ पूछती उससे पहले ही नानी माँ ने अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया और दर्द से करहाते हुए बोली, हाय राम, ये मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही है? जैसे ही नानी माँ के मुंह से ये शब्द निकले, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि अब शीला अनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। अंजलि मामी ने नानी माँ को पानी देते हुए कहा, मम्मी जी लाइए, मैं आपकी आंखों में थोड़ा पानी छिड़क देती हूँ, शायद उससे थोड़ा आराम मिले। नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही अंजलि मामी उनकी आंखों में पानी छिड़कने वाली थी, नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। हाँ भाई, पड़ेंगी क्यों नहीं। 20 साल हो गए। 20 साल में इंसान की उम्र के साथ साथ चेहरे की झुर्रियाँ भी बढ़ेंगी, ये बात तो तय है। नानी माँ के मुंह से ये बात सुनकर अचानक जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। किशन मामा और अंजलि मामी की आंखें छलकने लगी और मामी मुस्कुराते हुए नानी से बोली, मम्मी जी, आप क्या सचमुच मुझे देख पा रही हैं? इस पर खुद नानी ने सरप्राइज होकर कहा, हाँ अंजलि, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है और ये सब मेरी बच्ची अनिका की वजह से हुआ है। ये कहकर नानी माँ अनिका को गले लगाकर रोने लगी। कुछ देर बाद किशन मामा ने अनिका से पूछा, बेटा अब हमें भी बताओ, वो कौन सी दवाई तुमने मम्मी को खिलाई थी जिससे मम्मी की आंखों की रोशनी वापस आ गई? अमृत टैबलेट्स। अनिका की माँ ने अपने आविष्कार को यही नाम दिया था, अमृत टैबलेट्स। जैसे ही अनिका इन टैबलेट का नाम किशन मामा को बताने वाली थी, उसे अपनी माँ की कही वो बात याद आई जिसमें उसकी माँ ने अनिका से कहा था कि कभी लोगों पर अपनी काबिलियत जाहिर मत करना, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना और लोगों की नजरों में मत चढ़ना। जैसे ही अनिका को अपनी माँ की कही ये बात याद आई, उसने बात घुमाते हुए किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में गई थी और वहाँ पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये आई ड्रॉप्स और टैबलेट दिए और कहा कि 7 दिन
इसके सेवन से नानी की आंखें ठीक हो जाएंगी। जैसे ही शीला मासी ने अनिका की ये बात सुनी, वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की पक्का कहीं रास्ते से ये दवाइयाँ उठा कर लेकर आई है। ना तो इसे दवाई के बारे में कुछ पता है, ना ही नॉलेज है। बस यूं ही कोई दवाई उठाकर लाई और माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। देखो शीला, चाहे जो भी हो, आज अनिका की दी हुई दवाइयों से मम्मी जी इतने सालों बाद फिर से देखने लगी हैं। उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है और ये सबके लिए खुशी का मौका है। इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। मुझे कोई नई शुरुआत नहीं करनी। और आज जो तुम सब मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर ये मत भूलना, जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी, तब मैंने ही कंपनी संभाली थी। और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, तो ठीक है, आकर संभाल लेना मल्होत्रा फार्मेसी। मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपने आप को फ्री करती हूँ। ये कहकर शीला मासी वहाँ से चली गई और उसे जाता हुआ देखकर किशन और अंजलि की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई और वो हताश से होकर सोफे पर बैठ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें इस तरह देखकर अनिका उनके पास आई और अंजलि का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मामी क्या हुआ? आप और मामा बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं बेटा, बस बिजनेस को लेकर थोड़ी टेंशन है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे मामा सब संभाल लेंगे। मामी, क्या आप आज भी मुझे पराया समझती हैं? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो हमारी सबसे प्यारी बच्ची हो। अगर ऐसा है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में इतना झिझक क्यों रही हैं? तुम तो इस घर की बेटी हो, तुमसे क्या छुपाना है। मगर हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तुम कोई टेंशन लो। दरअसल आज एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स का आमना सामना होता है और हमेशा की तरह हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारी शीला मौसी और किशन मामा हमारी मल्होत्रा फार्मेसी को रिप्रेजेंट करने वाले थे और शीला तो आज ही। कोई बात नहीं मामी, मासी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएंगी। और रही आज की बात, तो मीटिंग अटेंड करने हम तीनों जा सकते हैं। हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो मिलकर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अनिका का ये आइडिया अंजलि मामी को बहुत पसंद आया और किशन और अनिका के साथ वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए। जैसे ही किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे, वहाँ के एंट्रेंस पर सर्विस स्टाफ ने उन्हें रोकते हुए कहा, सॉरी सर, आपका QR कोड गलत है। आपका इनविटेशन कार्ड वैलिड नहीं होगा जब तक कि आपका QR कोड एक्सेस नहीं किया जाता। सॉरी, यू कैन नॉट एंटर इन दिस कॉन्फ्रेंस। सर्विस स्टाफ की बात सुनकर किशन मामा ने अपने फोन पर इनविटेशन मेल दोबारा चेक करते हुए कहा, मगर यह तो उन्होंने खुद भेजा है मुझे, गलत कैसे हो सकता है? सर, इस साल की कॉन्फ्रेंस कल्याण शास्त्री जी ने ऑर्गेनाइज करवाई है और उनके खास इंस्ट्रक्शन है कि इस बार की मेडिकल कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसलिए छोटे मोटे डॉक्टर्स, छोटी मोटी मार्केटिंग कंपनियां जिनकी इमेज ऑलरेडी मार्केट में बहुत खराब है, उनके इनविटेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। शायद इसी वजह से आपका QR कोड एक्सेस नहीं हो रहा। ये बात सुनकर किशन मामा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था, लेकिन वो अभी अंदर जाने को कोई न कोई रास्ता खोजने में लगे थे कि तभी एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, प्लीज सर, अगर आपके पास कोई वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े होके बाकी गेस्ट का रास्ता ना रोकें। चलिए बाहर निकलिए। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड किशन को बाहर की तरफ ढकेलने लगा कि तभी रोहित मारवा वहाँ आया और उस गार्ड को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किशन अंकल के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे बेटा रहने दो ना, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मीटिंग में जो कुछ भी होगा वो डिटेल मैं फोन पर ले लूंगा। मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोहित ने ये कहा ही था कि तभी उसे एक जरूरी कॉल आया और वो साइड में खड़ा होकर फोन पर बात करने लगा। उसे इस तरह फोन पर बिजी देखकर किशन मामा अनिका से धीमी आवाज में बोले, चलो बेटा घर चलते हैं। ये कहकर किशन और अंजलि मुड़े ही थे कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं। अनिका ने मुड़कर देखा तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी, लेकिन आज उसका हुलिया देखकर कोई उसे आसानी से पहचान नहीं सकता था, क्योंकि आज वो एक डॉक्टर कम किसी फैशन शो की मॉडल ज्यादा लग रही थी। शालिनी ने किशन की ओर देखा और एटीट्यूड में बोली, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा हैं, राइट? किशन मामा इस वक्त अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में थे, मगर वो जानते थे इसका कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों को उनकी इस हालत पर हंसना है वो ये मौका छोड़ने वाले नहीं है। शालिनी ने किशन मामा की हालत पर तरस खाते हुए कहा, मेरा सजेशन तो आप लोगों को यही होगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए था। जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? किशन मामा और अंजलि मामी
ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर शालिनी को उनसे क्या दुश्मनी थी। शालिनी उनसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही अनिका बोल पड़ी। मिल गया मामा जी। आई एम सो सॉरी, मुझे ढूंढने में इतनी देर लग गई। अंजलि और किशन मामा अनिका की बात समझ नहीं पा रहे थे। अनिका ने किशन मामा के पास आकर उन्हें इनविटेशन का मेल दिखाया और डॉक्टर शालिनी से कहा, वो क्या है ना, रोज कई इनविटेशन आते हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। ये कहकर अनिका ने इनविटेशन बाहर खड़े गार्ड्स को दिखाया और किशन और अंजलि के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग देश की सारी बड़ी मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। किसी बिजनेस मीटिंग से ज्यादा ये कोई फैमिली गेट टुगेदर जैसा लग रहा था। अनिका ये नजारा देख ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 45 से 50 साल का आदमी किशन मामा से सबके सामने झगड़ रहा था। मल्होत्रा खानदान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे किशन, और सच कहूँ तो आज तक उन्हीं रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ धंधा भी कर रहा था। मगर रिश्ता होने का ये मतलब नहीं कि मैं अपना बिजनेस और अपनी गुडविल दांव पर लगा दूं। तुम मेरे पुराने साथी रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर देने को तैयार हूं, पर कुछ शर्तों के साथ। अगर तुम्हें वो शर्त मंजूर हो तो मैं तुम्हारी डूबती नैया को बचा सकता हूं। इससे पहले कि किशन मामा विशाल शर्मा से और कुछ कह पाते, पीछे से एक आवाज आई, हमारी नैया हम खुद बचा लेंगे, तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो शीला मासी वहीं खड़ी थी। विशाल ने शीला को देखा तो तीखी आवाज में बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं है शीला, कभी कभी खुद को बचाने के लिए झुकना भी पड़ता है। झुकना कमजोरों का काम है और हम सर उठाकर जीना जानते हैं। ओह, तो कल की आई बच्ची मुझे आकर दिखाएगी? भूलो मत, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ शीला। तुम कोई भगवान नहीं हो विशाल जो हमारी बर्बादी तय कर सके। ठीक है, रहो अपनी अकड़ में, मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कौन तैयार होता है तुम्हारा माल उठाने के लिए। विशाल शर्मा ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, कौन कहता है कि मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं? ये आवाज रोहित मारवा की थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में काफी शोर था। काफी लोग अलग अलग ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, मगर रोहित की गहरी आवाज सुनते ही आसपास के 2-3 ग्रुप बात करते हुए रुक गए और रोहित की ओर देखने लगे। विशाल शर्मा भी रोहित को यहाँ देखकर चौंक चुका था कि तभी रोहित किशन मामा के पास आया और बोला, किशन अंकल, मैं मल्होत्रा फार्मेसीज के साथ एक डील करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल की सभी ब्रांचेस के लिए मैं आपसे एक टाई अप करना चाहता हूँ। आपकी फार्मेसीज में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, उन सब की 3000 टैबलेट्स हर महीने आप मुझे सप्लाई करेंगे। आसपास खड़े लोग इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर हैरान हो गए थे। हर प्रोडक्ट की 3000 टैबलेट। डूबती हुई मल्होत्रा फार्मेसी को बचाने के लिए ये ऑर्डर काफी था। किशन मामा ने एक प्रोफेशनल की तरह रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मेरी और मेरी फार्मेसी की शान बढ़ेगी। इट विल बी एन ऑनर। एक बात की प्रॉमिस करता हूँ रोहित, मैं तुम्हें हर दवाई कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि मल्होत्रा फार्मेसीज अपने कहे पर हमेशा खरी उतरती। चिराग, जितना जल्दी हो सके मल्होत्रा फार्मेसीज के साथ मेरी इस डील को लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस पर हम दोनों के सिग्नेचर ले लो। अपने असिस्टेंट चिराग मेहता से ये बात कहते हुए रोहित की नजर पास खड़ी अनिका पर पड़ी, जो किसी गहरी सोच में डूबी थी। अपनी सोच से बाहर निकलते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, 3000 टैबलेट हर प्रोडक्ट की? क्या इसमें नए लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट भी शामिल हैं? अंजलि मामी, शीला मासी और किशन मामा अनिका की ये बात सुनकर हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका किस नए प्रोडक्ट की बात कर रही थी। तभी रोहित अनिका की बात का जवाब देते हुए बोला, अगर आपका नया प्रोडक्ट अच्छा है और पेशेंट्स में उतनी ही उसकी डिमांड है जितनी आपकी पहले के प्रोडक्ट्स की थी, तो क्यों नहीं? मिस्टर मारवा, आर यू श्योर? क्योंकि हमारे नए प्रोडक्ट की कीमत 5000 पर टैबलेट है। ये अमाउंट सुनकर रोहित हैरान रह गया। जहाँ तक रोहित अनिका को जानता था, उसे इस बात का पता था कि अनिका कोई लालची लड़की नहीं थी, पर इस तरह की डील करने का क्या मतलब था? आखिर क्या था वो नया प्रोडक्ट? इन सब के बीच किशन मामा ने अनिका को धीमी आवाज में कहा, अनिका बेटा, यह क्या कह रही हो तुम? हमारे पास तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है और अभी तो किसी दवाई की टेस्टिंग भी नहीं चल रही है। फिर ये तुम क्या कह रही हो? टेस्टिंग चल रही है मामा। इनफैक्ट अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। इस बात से शीला मासी और किशन मामा दंग रह गए थे कि तभी अनिका ने चिराग मेहता की ओर देखकर पूछा, तो मैं क्या मानूं? आपके सर नए प्रोडक्ट को भी अग्रीमेंट में इंक्लूड करने वाले हैं या नहीं?
चिराग इस बात का जवाब देता उससे पहले ही एक भारी आवाज आई। मिस्टर कल्याण शास्त्री, मैंने सुना है आपके पास एक और अमृत टैबलेट मौजूद है। मैं उसे खरीदना चाहूँगा, आप कीमत बताइए। अनिका ने मुड़कर पीछे से आती आवाज की ओर देखा। एक 25 से 26 साल का काफी हैंडसम लड़का हॉल के बीच में खड़े कल्याण शास्त्री की ओर चला आ रहा था और कुछ ही पलों में वो कल्याण शास्त्री के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कल्याण जी, मुझे पता है कि आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 अमृत टैबलेट बनाई थी, जिसमें से एक आप मारवा खानदान की दादी माँ श्रीमती सुभाषिनी मारवा के इलाज के लिए दे चुके हैं। मुझे मेरे चाचा के इलाज के लिए आपकी वो दूसरी टैबलेट चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। एक टैबलेट की कीमत 2.5 करोड़ सुनते ही आसपास खड़े लोग कल्याण शास्त्री को हैरानी से देखने लगे। अनिका ने भी हैरान होकर अंजलि मामी से पूछा, मामा कौन है ये लड़का जो एक गोली के बदले 2.5 करोड़ देने को तैयार है? बेटा, ये आकाश गुलेरिया है, करण गुलेरिया का भतीजा। करण गुलेरिया का नाम सुनते ही अनिका को पता लग गया था कि अंजलि मामी उसी करण गुलेरिया के बारे में बात कर रही थी, जिनका पास्ट अनिका की मां के साथ जुड़ा था। कल्याण शास्त्री ने अपनी बेहद मीठी आवाज में आकाश गुलेरिया से कहा, मिस्टर आकाश, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सवाल पैसों का है ही नहीं। हमने जो 2 टैबलेट तैयार की थी, उसमें से एक टैबलेट ऑलरेडी यूज हो चुकी है और दूसरी हमने हमारे लैब में रखी है। कल्याण शास्त्री की बात सुनकर आकाश नाराज होते हुए बोला, आप ये क्यों नहीं कहते मिस्टर शास्त्री कि आपकी कंपनी मारवा खानदान को गुलेरिया परिवार से ज्यादा रिस्पेक्ट देती है? भगवान जानता है आकाश बेटा, मेरे मन में ना तो कोई बड़ा है और ना कोई छोटा। समाज का कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। यह सुनकर आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को इशारा करते हुए कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर अकेले में बातें कर ले मिस्टर शास्त्री। लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक अ डील। ये कहते हुए आकाश और कल्याण शास्त्री कॉन्फ्रेंस रूम के कॉर्नर में बनी एक कैबिन में चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि मामी ने अनिका से कहा, 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक टैबलेट के लिए? ये बात मेरे को समझ नहीं आई। पास खड़ा विशाल शर्मा, जो अब तक अपने हाथों को सहला रहा था, उसने अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो अमृत टैबलेट की बात कर रहे हैं और वो महंगी तो होगी। सोचो, अगर लॉन्च से पहले लोग इसे 2.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये टैबलेट मार्केट में आते ही क्या धमाका मचाने वाली है। और तुम लोग पता नहीं कौन सा कचरा 5,000 में बेचना चाहते हो। विशाल की बात सुनकर चिराग भी लड़खड़ाती जबान में रोहित की ओर देखकर बोला, सॉरी टू इंटरफेयर सर, मगर अच्छा होगा कि अगर आप एक बार मिस अनिका से पूछ लेते कि आखिर ये कौन सी टैबलेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं। अनिका ने चिराग मेहता की ये बात सुनी तो वो सीधी कॉन्फ्रेंस हॉल के सेंटर स्टेज पर जा पहुंची और उसने लिफाफे में से एक टैबलेट निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अनाउंसमेंट माइक पर बोलना शुरू कर दिया। हाय एवरीवन, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। ये जो दवाई आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, वो है मल्होत्रा फार्मेसी का नया आविष्कार, हमारी लेटेस्ट दवाई जो हम मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। इसका नाम है अमृत टैबलेट। अमृत टैबलेट का नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में नाश्ते के टेबल के पास खड़े सारे प्रेस के लोग अपनी अपनी प्लेट वहीं छोड़कर दौड़कर स्टेज के पास आ गए। कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने स्पीकर पर जिस टैबलेट का नाम सुना वो अमृत टैबलेट ही थी। अनिका ने अपनी उंगलियों में टैबलेट को घुमाते हुए अपने आप को रिपीट करते हुए माइक पर कहा। अनिका ने जैसे ही टैबलेट दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर किया, प्रेस रिपोर्टर्स एक के बाद एक अनिका के हाथ की टैबलेट के फोटोग्राफ्स खींचने लगे। अमृत टैबलेट का स्पेसिमेन चेक करने कॉन्फ्रेंस हेड करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड डॉक्टर शानबाग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे और 10 मिनट तक उस गोली की जांच करने के बाद माइक पर अनाउंस करते हुए बोले, This young lady here has a real specimen of Amrit tablet. After examining the tablet thoroughly, मैं ये भी कह सकता हूँ ये टेबलेट में पाए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ताज़ा हैं और इस टेबलेट को अभी अभी बनाया गया है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद हर शख्स दौड़कर स्टेज की तरफ आ गया और अनिका की अमृत टैबलेट की बोली लगाने लगा। देखिए, मुझे इस टैबलेट की सख्त जरूरत है। अगर आप ये मुझे टैबलेट बेचना चाहें तो मैं 10 टैबलेट के लिए 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं 45 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं 50 लाख दूंगा पर टैबलेट मुझे ही चाहिए। देखते ही देखते कमरे में मौजूद हर शख्स इस टैबलेट की बोली लगाने लगा। किशन मामा जो अब तक बहुत हैरानी में थे, वो दौड़कर स्टेज पर गए और मिस्टर शानबाग के हाथों से टैबलेट लेकर अनिका से बोले, अनिका ये टैबलेट। इससे पहले कि किशन मामा अपनी पूरी बात कर पाते, अनिका ने माइक पर अनाउंस कर दिया, जी हाँ,
इस टैबलेट को हम जल्द ही सेल करेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। ये कहकर अनिका स्टेज से नीचे आ गई और सीधे आकाश गुलेरिया के पास गई और बोली, आपके अंकल करण गुलेरिया के लिए दवाइयाँ पहुँच जाएंगी, और हाँ, इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। आकाश को अनिका की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो आकाश एक टैबलेट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चुकाने के लिए रेडी था, उसे अनिका पूरी ट्रीटमेंट तक की टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद भी आकाश के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो अनिका की आंखों में आंखें डालकर मायूसी से बोला, थैंक यू फॉर ऑफर, मगर दरअसल बात ये है कि मेरे अंकल मल्होत्रा फार्मेसी से आई हुई कोई भी दवाई नहीं लेंगे। आई विल फाइंड सम अदर हेल्प। ये कहकर आकाश वहाँ से चला गया और अनिका अपने मामा मामी के साथ मल्होत्रा हाउस वापस आ गई। और वो जैसे ही अपने रूम में गई, उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। अनिका ने उसका माथा चूमा और उसके पास लेट गई, लेकिन तभी अनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, फोन के दूसरी तरफ से प्रीति हाँफते हुए बोली, अनिका दीदी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता आज मेरी जान बचेगी या नहीं, पर मरने से पहले मैं आपको ये सच बता कर रहूंगी। प्रीति, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बात कर रही है? अनिका दीदी, आज तक आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके लिए और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा गौतम गुलेरिया जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये सब आपसे और आपकी माँ से बदला लेने के लिए किया है। वो आपके पापा नहीं है दीदी, वो आपके पापा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो। प्रीति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी एक जोरदार चीख अनिका को सुनाई दी और फोन कट गया। प्रीति की चीख सुनकर अनिका घबरा गई और जोर से चिल्लाई, प्रीति, प्रीति, क्या हुआ तुझे? अनिका की बात सुनकर पास में सो रही रिया उठकर बैठ गई और हैरानी से अपनी मम्मा को देखते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा? अनिका रिया की बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका फोन दोबारा बजने लगा। अनिका ने तुरंत फोन उठाया और हड़बड़ाते हुए बोली, तू ठीक तो है प्रीति? तेरे चीखने की आवाज और फोन अचानक कट गया। सॉरी दीदी, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। परेशान ना हो, पर तूने जो कहा। मैंने जो भी कहा वो झूठ है दीदी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। सॉरी, आपको इतनी रात को परेशान किया। ये कहकर प्रीति ने फोन रख दिया और अनिका हैरान परेशान सी बिस्तर पर लेटी इस बारे में सोचने लगी। अगले दिन सुबह जब अनिका रिया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनिका ने दरवाजा खोला तो सामने अंजलि मामी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी थी। उन्हें इस तरह गुलदस्ता पकड़े देखकर अनिका ने मजाक करते हुए कहा, वाह मामी, सुबह सुबह मामा को बहुत प्यार आ रहा है आप पर। प्यार तो आ रहा है, पर तुम्हारे मामा को नहीं, रोहित मारवा को, वो भी तुम पर। तभी तो ये गुलदस्ता भेजकर तुम्हें लंच पर इनवाइट किया है। लंच पर? इस रोहित मारवा का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे ठिकाने पर है तभी तो तुम्हें बुलाया है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है अनिका, और अगर वो आर्यन और रिया का पिता भी है तो तुम्हें इस बारे में सोचना ही चाहिए। ये कहकर मामी वहाँ से चली गई और अपने सारे काम निपटाकर अनिका भी दोपहर को रोहित के साथ लंच करने उसके ऑफिस पहुँच गई। लेकिन जैसे ही अनिका कैबिन में आई, उसने रोहित और चिराग को बात करते हुए सुना। आर्यन कहाँ है चिराग? जी वो आपके लिए बर्थडे कार्ड बना रहे, कल आपका जन्मदिन है ना। अनिका गेट पर खड़ी ये सब सुन ही रही थी कि तभी रोहित की नजर उस पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बोली, आइए ना मिस अनिका। रोहित की बात सुनकर अनिका अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, कल आपका बर्थडे है मिस्टर मारवा। हाँ, उसी के लिए बर्थडे कार्ड बना रहा है मेरा बेटा। कितनी बार मना किया है उसे, पर वो है कि। ये तो अच्छी बात है ना मिस्टर मारवा, आपका बेटा इतना छोटा होकर भी रिश्तों को कितनी अच्छी तरह समझता है। जी वो तो है, इस मामले में आर्यन बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वैसे आप कल क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, आप कहें तो आपका बर्थडे खास बनाने आ सकती हूँ। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था मिस अनिका, कल मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है, आप अपनी बेटी के साथ आएंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, और इस बहाने आपकी बेटी से भी मिलना हो जाएगा। प्रिया से मिलने की बात सुनकर अनिका कुछ पल को तो परेशान हुई, लेकिन फिर आर्यन से मुलाकात का सोचकर उसने आने के लिए हामी भर दी और लंच करके मल्होत्रा हाउस वापस लौट आई। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज से अनिका की आंखें खुली। रिया को प्यार करते हुए अनिका ने रिया से कहा, माय स्वीटहार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। ये क्या तुम सच कह रही हो मॉम? मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अनिका का ये जवाब सुनकर रिया बेहद खुश हो गई और इधर उधर नाचते हुए अनिका से बोली, मॉम क्या मुझे आज अपना गेटअप बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान न ले?
आखिर मैं और आर्यन हमशक्ल है ना? रिया का ये सवाल सुनते ही अनिका बिल्कुल शांत हो गई। एक्साइटमेंट में अनिका के दिमाग से ये ख्याल पूरी तरह से निकल गया था कि रिया और आर्यन हमशक्ल थे और अगर वो दोनों आमने सामने आ गए तो सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन न जाने क्यों आज अनिका ये रिस्क लेने को भी तैयार थी। वो कहीं न कहीं खुद चाहती थी कि रोहित के सामने ये सच्चाई आ जाए और यही सोचकर उसने रिया की ओर देखकर कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर अनिका पार्टी में जाने के लिए तैयारी करने लगी। दोपहर 1 बजे दोनों माँ बेटी तैयार होकर मारवा हाउस जाने के लिए निकल गई। रिया आज अपने असली रूप में अपने पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी ओर अनिका को इस बात का डर भी था कि सच जानने के बाद रोहित मारवा का क्या रिएक्शन होगा। वो दोनों मारवा हाउस के बाहर पहुँची ही थी कि तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाया। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कही से उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी थी। अनिका एक ट्रैप में फंस चुकी थी। इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया तो बड़े ही आराम से अनिका ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? रास्ता ना रोके तो क्या चालाकी के लिए आपको मेडल दे क्या मैडम? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको क्या लगा कि आर्यन को लड़की बनाकर पार्टी में लाओगे तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे? चलो बाहर निकलो और शांति से रोहित मारवा के इस बेटे को हमारे हवाले कर दो। ये कहकर उस गुंडे ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जबरदस्ती रिया को उठाकर ले जाने लगा कि तभी अचानक से उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया को आंखें बंद कर पीछे की सीट पर बैठने को कहा और खुद गाड़ी से निकलकर उन गुंडों का बैंड बजाने लगी। अनिका ने 5 साल बलबीर सर से मार्शल आर्ट सीखा था और आज उसने अपनी ये कला गुंडों पर इतने अच्छे से आजमाई थी कि 10 मिनट मार खाने के बाद ही वो गुंडे अनिका के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए बोले, माफ कर दो बहन, प्लीज माफ कर दो। आज के बाद हम आपको इस घर के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ये कहकर वो गुंडे अपने अधमरे साथियों को लेकर वहाँ से निकल गए और अनिका रिया को लेकर मारवा हाउस आ गई। लेकिन जैसे ही अनिका ने वहाँ की डोरबेल बजाई, रोहित की बजाय डॉक्टर शालिनी ने दरवाजा खोला और उन दोनों की ओर देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बिन बुलाए महफिल में आने की आदत गई नहीं तुम्हारी? उस दिन इतनी बेइज्जती हुई, कोई सबक नहीं सीखा ना तुमने? क्या मतलब? मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ शालिनी, बल्कि रोहित मुझे खुद। अरे रोहित ने ऐसे कैजुअली इनवाइट क्या कर लिया? तुम तो हमारे क्वालिटी टाइम में घुसने लगी। तुम्हें शायद पता नहीं, पर मैं और रोहित एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर शालिनी की ये बात सुनकर अनिका रिया को लेकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों कार में बैठी, रोहित दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्हें रोकते हुए बोला, अनिका कहाँ जा रही हो तुम? पता है मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम हो कि दरवाजे से ही लौट रही हो? हाँ, वो शालिनी ने कहा कि। क्या कहा शालिनी ने? रोहित के सवाल पर अनिका ने उसे साफ साफ सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे मारवा हाउस के अंदर लाते हुए बोला, डॉक्टर शालिनी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान को दरवाजे से लौटाने की? रोहित, मुझे लगा ये बिन बुलाए। आपको क्या लगा और क्या नहीं ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मिस अनिका के साथ बदतमीजी करने के लिए आपको उनसे माफी तो मांगनी ही होगी। रोहित की बात सुनकर शालिनी ने गुस्से से अनिका की तरफ देखा और सॉरी बोलकर चुपचाप वहाँ से चली गई। अरे ये सब छोड़िए ना मिस्टर मारवा, चलिए आपके बर्थडे को खास बनाते हैं। और उससे पहले आप मेरी बेटी से मिले या नहीं? ये कहकर अनिका ने रिया को रोहित के सामने खड़ा कर दिया, पर रिया के पूरे चेहरे पर अलग अलग तरह के पेंट लगे थे और वो किसी जंगली जानवर की जैसी ही लग रही थी। उसे देखकर रोहित मुस्कुराया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अरे इस गेटअप में तो बहुत ही क्यूट लग रही हो रिया, पर मुझसे मिलने में तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? पता है मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। ये कहकर रोहित ने रिया से हैंडशेक किया और रिया आर्यन के साथ खेलने में जुट गई। अनिका ने ये पूरी शाम रोहित के साथ बिताई और एक दिन बिताकर उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो न जाने एक दूसरे को कब से जानते हैं। और शाम के बाद अक्सर रोहित और अनिका की मुलाकातें होने लगी। लेकिन एक दिन ऐसी ही एक शाम जब अनिका रोहित मारवा से मिलकर अपने घर लौट रही थी, उसे प्रीति का मैसेज आया जिसमें लिखा था, दीदी मैं कामनी के साथ दिल्ली अपनी इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, हो सके तो मुझसे मिलने आ जाइए।
प्रीति का मैसेज देखते ही अनिका अगले दिन सुबह ही दिल्ली मेडिकल कॉलेज पहुंच गई, जहां प्रीति और कामिनी इंटर्नशिप के लिए आए थे। अनिका को वहां देखते ही जहां एक और प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं दूसरी ओर कामिनी उसे ताना देते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कभी देखा भी है इतना शानदार मेडिकल कॉलेज? कामिनी शांत हो जाओ, दीदी बस यहाँ मुझसे मिलने आई है। अरे तुम्हें इससे मिलना ही था तो कहीं बाहर जाकर मिल लेती। सुबह सुबह इसकी शक्ल दिखाकर मेरा दिन क्यों खराब कर दिया? अब चलो यहाँ से, इस मेल मिलाप के लिए बाद में भी टाइम मिल जाएगा। ये कहकर कामिनी प्रीति को वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगी कि तभी प्रीति ने एक चिट अनिका के हाथ में पकड़ाई और कामिनी के साथ क्लास में चली गई। अनिका ने जब वो चिट खोली तो उसमें लिखी बात पढ़कर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी को कॉल लगाया और कहा, राजलक्ष्मी, मुझे अपना, कामिनी और गौतम गुलेरिया का डीएनए टेस्ट करवाना है। कामिनी और अपना सैंपल मैं भेज दूंगी, पर गौतम गुलेरिया का सैंपल तुम्हें अरेंज करना होगा। ये कहकर अनिका ने फोन कट कर दिया और अपने घर मल्होत्रा हाउस लौट आई। लेकिन वहाँ आते ही जैसे ही उसे एक और सरप्राइज मिला, जो असल में उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि उसके सामने गौतम गुलेरिया अपनी बीवी मनीषा के साथ खड़े थे। अरे मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? पता है हमने मनाली में कितना ढूंढा तुम्हें। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बताया तो, हम तुमसे मिलने आए हैं। गौतम ने ये कहा ही था कि तभी अनिका की नानी माँ भी वहाँ आ गई और उन्हें देखकर गौतम और भी ज्यादा ड्रामा करते हुए उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से स्वाति आप सबसे दूर हो गई। पर आप यकीन मानिए, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था। अरे इतना ही प्यार था तुम दोनों में तो उसे घर से भागने की क्या जरूरत थी? मुझसे आकर बात करते, मैं तुम्हारी शादी करवाती। अरे चाहता तो मैं भी यही था माँ जी, पर आपकी वो जिद्दी बेटी, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ मनाली ले गई। अपने पिता का ये मासूम अवतार देखकर अनिका से रहा नहीं गया और वो गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, बस बहुत हो गया पापा। आपके और माँ के बीच क्या हुआ वो सब जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बस यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आखिर स्वाति तुम्हारे पापा की पहली पत्नी थी। पूरी जिंदगी इन्होंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर इतना खर्चा किया है, तो अब स्वाति के परिवार का भी फर्ज बनता है कि वो हमारे लिए कुछ करें। बस आ गए ना औकात पर। लालच के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता ना? इसमें लालच कैसा? अमृत टैबलेट बनाकर इतना पैसा कमा रही हो तुम, तो उसमें हमारा भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं? आपका मुझ पर और मेरी जिंदगी से जुड़ी चीजों पर कोई हक नहीं है, समझिए आप? चलिए निकलिए यहाँ से। ये कहकर अनिका ने गौतम और मनीषा को धक्के मारकर मल्होत्रा हाउस से बाहर निकाल दिया कि तभी किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की ओर देखकर बोले, बेटा तुमने इन्हें घर से निकाल तो दिया, पर ये लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। इनके दिमाग में जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। जो भी खिचड़ी बनानी है इन्हें बनाने दो मामा। इन्हें तो मैं अब ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। ये कहकर अनिका अपने कमरे में आ गई और राजलक्ष्मी को कॉल करके बोली, राजलक्ष्मी, तुम्हें वो डीएनए टेस्ट के लिए कहा था, उसमें कितना समय लगेगा? मैंने सैंपल लैब में भेज दिया है, पर 3 दिन तो लगेंगे रिजल्ट आने में। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट मिले तुरंत मुझे भेजो। ये कहकर अनिका ने फोन रख दिया और अपने फोन में आए रोहित के मैसेजेस का जवाब देने लगी। रोहित और अनिका कहने को माँ बाप बन चुके थे और आजकल वो दोनों एकदम टीनेजर्स की तरह रोमांस में डूबे हुए थे। रोहित हर कुछ देर में अनिका को मैसेज करता और अनिका प्यारे इमोजीज के साथ उनका जवाब भेजती। आज रात रोहित ने अनिका के लिए एक खास डेट प्लान की थी, पर गौतम और मनीषा के तमाशे के बाद उसका वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन रोहित के साथ आज आर्यन भी उससे मिलने आ रहा था, इसलिए वो खुद को इस डेट पर जाने से रोक नहीं पाई और रात 8 बजे तैयार होकर नाइट लाइफ क्लब में पहुंच चुकी थी। क्लब के अंदर आते ही ऑर्चिड फ्लावर और रोज पेटल से सजे हुए कमरे को देखकर अनिका को सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगा था कि तभी अनिका को किसी के आने की आहट सुनाई दी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, स्टाइलिश सूट पहने एक जवान और हैंडसम लड़का हाथ में एक फ्लावर बुके लेकर खड़ा था। अनिका को देखते ही वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस अनिका, विल यू मैरी मी? एक अनजान इंसान के मुंह से अचानक ही मैरिज प्रपोजल की बात सुनकर अनिका हैरानी से उस शख्स को देख ही रही थी कि तभी वो अपने हाथों का गुलदस्ता अनिका की ओर बढ़ाते हुए वो दोबारा बोला, विल यू मैरी मी? उस लड़के के ये कहते ही क्लब में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा।
आसपास खड़े हुए उस लड़के के दोस्त उसे चीयर करने लगे कि तभी अनिका की नजर उस लड़के के पीछे खड़ी डॉक्टर शालिनी पर गई, जो उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। ये सब अनिका को बहुत हैरान कर रहा था और अब इन अनजान लोगों के बीच उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। इसलिए उसने पीछे हटते हुए धीमे से कहा, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। देयर इज नो मिस्टेक मिस अनिका, आप वही हैं जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मैं यहाँ किसी और से मिलने आई हूँ। अनिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही विकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम जिससे मिलने आई हो मैं वही तो हूँ बेबी, विक्की शास्त्री, कल्याण शास्त्री का इकलौता बेटा। विकी के मुंह से कल्याण शास्त्री का नाम सुनकर अनिका ने उसे साइड ढकेला और वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसकी इस हरकत पर विकी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, देखो अनिका, तुम्हारा पति कुणाल डोगरा भी तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है, तो भूल जाओ कि दिल्ली में तुम्हें कोई अच्छे खानदान का लड़का मिलेगा। इसीलिए चुपचाप मुझसे शादी कर लो और ऐश की जिंदगी जियो। अनिका विकी के सवाल का कोई जवाब देती उससे पहले ही उसके कान में एक गहरी बेस वाली आवाज पड़ी। कौन कहता है कि कुणाल डोगरा या उसके खानदान ने इन्हें रिजेक्ट किया था? बल्कि इनकी शादी तो एक एग्रीमेंट थी जो अनिका की मां ने डोगरा परिवार के साथ किया था, जिसके अनुसार इन्हें डोगरा खानदान के किसी एक लड़के से शादी करनी थी। वो तो अनिका की खराब किस्मत थी जो कुणाल जैसा बेवकूफ से इनका रिश्ता जुड़ा। पर अब मेरा परिवार अपनी गलती सुधारने को तैयार है। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर न सिर्फ अनिका बल्कि आसपास खड़े लोग भी शॉक हो गए। वो आदमी अनिका के करीब आया और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम आशीष डोगरा है। मैं दरअसल रिश्ते में कुणाल का चाचा हूँ, मगर उससे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ। मैं यहाँ कुणाल और अपने परिवार की ओर से माफी मांगने आया हूँ और आपके साथ। आशीष अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डॉक्टर शालिनी उन्हें टोकते हुए बोली, क्या तुम जानते हो अनिका एक बच्चे की माँ है और वो बच्चा तुम्हारे खानदान का भी नहीं है। मैं अनिका के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और एग्रीमेंट में लिखी हर बात को मैं अपने दिल से ऑनर भी करूँगा। वैसे आप सब बुरा ना माने तो मैं अपनी मंगेतर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आशीष के मुंह से मंगेतर शब्द सुनकर विक्की गुस्से में उसे घूरता हुआ वहाँ से चला गया और अनिका हैरानी से आशीष की ओर देखने लगी, लेकिन वो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी नजर क्लब से बाहर जा रहे रोहित पर पड़ी और वो आशीष को वहीं छोड़कर रोहित के पीछे चली गई। लेकिन जब तक अनिका क्लब के बाहर पहुंची, रोहित वहां से जा चुका था। अनिका ने उससे बात करने के लिए जैसे ही उसे कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकाला, अंजलि मामी की 10 मिस कॉल्स देखकर वो हैरान रह गई और उसने तुरंत मामी को फोन लगाया और उनकी बात सुनते ही वो तुरंत मल्होत्रा हाउस लौट गए। वहाँ पहुँचते ही उसने जो नजारा देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अनिका की नानी के घर के बाहर गौतम और मनीषा पूरी मीडिया को इकट्ठा कर अपना दुखड़ा रो रहे थे और जैसे ही उन्होंने अनिका को वहाँ देखा वो और तेज आवाज में चिल्लाने लगे, तुम भी अपनी धोखेबाज माँ जैसी ही निकली ना। मतलब खत्म होने पर तुमने भी हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बदचलन माँ के लिए, पर उस घटिया औरत ने मेरी ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। पहले तो मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर जिस दिन मैंने उससे शादी की उसी दिन मुझे पता चला कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी। पर मैं तो उसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि मैंने उसका ये धोखा भी भुला दिया। उसकी नाजायज औलाद को अपनी सगी बेटी की तरह पाला, लेकिन ये लड़की भी बिल्कुल उसकी माँ की तरह निकली। बिना शादी के माँ बन गई और बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों को धोखा देती है। अपनी माँ के बारे में इतनी हल्की बात सुनकर अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अगर उम्र का लिहाज नहीं होता तो अनिका ने गौतम को वो सबक सिखाया होता कि वो जिंदगी भर याद रखता। गौतम दुनिया के सामने रो रो कर अपना झूठा दुखड़ा सुना ही रहा था कि तभी मनीषा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तुम्हारी माँ जानती थी कि उन्होंने एक सीधे साधे इंसान को धोखा दिया है, इसीलिए वो चाहती थी कि कंपनी गौतम संभाले। इसे एक तरह का मुआवजा समझ लो जो तुम्हारी माँ ने गौतम के साथ किया था। पर तुम तो अपनी उस मक्कार माँ से भी 2 कदम आगे निकली। कंपनी की मालकिन बनते ही तुमने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। मनीषा के मुंह से अपनी माँ के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर अनिका से अब रहा नहीं गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करके अब उन्हें दुनिया के सामने बदनाम करने चले हो। ये कहकर अनिका ने गौतम का कॉलर कस के पकड़ लिया, जिस वजह से गौतम को सांस तक लेने में दिक्कत आने लगी। और ये सब देखकर मनीषा आसपास खड़े लोगों से मदद की भीख मांगने लगी। मनीषा की बात सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर अब्बास जैसे ही अनिका के करीब आए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, गौतम गुलेरिया की कही हर बात झूठ है। सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। अनिका ने मुड़कर देखा तो वहाँ आशीष डोगरा खड़ा था। आशीष को वहाँ देखकर अनिका के साथ साथ
गौतम गुलेरिया भी हैरान हो चुका था कि तभी आशीष ने मीडिया के सामने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आशीष डोगरा हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था, मगर मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उस वक्त क्या हुआ था। ये बात सच है कि शादी से पहले अनिका की माँ प्रेग्नेंट थी, मगर ये बात सब जानते थे क्योंकि जब गौतम गुलेरिया ने उनसे शादी की थी तो वो 5 महीने की गर्भवती थी, तो धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात इन दोनों की शादी की, तो ये सच आप सब खुद स्वाति जी के मुंह से सुन लीजिए। ये कहकर आशीष ने अपने फोन में एक ऑडियो क्लिप ऑन कर दी और उसे सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो प्रेस वाले कुछ देर पहले गौतम को एक मजबूर और बेचारा बाप समझ रहे थे, वही लोग अब उसे कोसने लगे थे कि तभी गौतम गुलेरिया गुस्से से अनिका की ओर देखकर बोला, तेरी माँ बरसों पहले मर चुकी है, पर आज मुझे इस तरह बेइज्जत करके तूने अपने बाप को भी खो दिया। अब जरूरत पड़ने पर मेरे पास रोती हुई मत आना। आज से मैं तुझे अपनी बेटी होने का हक छीनता हूँ। अब से मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है कामिनी गुलेरिया। ये कहकर गौतम मनीषा के साथ बंगले से बाहर निकलने लगा कि तभी पीछे से अनिका ने गौतम गुलेरिया को आवाज लगाई, रुक जाइए, तमाशा आपने शुरू किया था, खत्म भी आप ही से होगा। जाते जाते अपनी सौतेली बेटी से एक गिफ्ट तो लेकर जाइए। ये कहकर अनिका घर के अंदर गई और एक प्रिंट आउट लाकर गौतम को थमाते हुए बोली, मेरी ओर से एक खास तोहफा। अनिका को दिया प्रिंट आउट देखते ही गौतम गुलेरिया के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगे। ये देखकर मनीषा एक्साइटेड होते हुए बोली, अब क्या पूरा दिन यहीं खड़े खड़े फाइल पढ़ते रहोगे? बताओ भी, इसमें क्या लिखा है? इससे पहले कि मनीषा अपनी बात पूरी कर पाती, गौतम गुलेरिया ने मनीषा को एक जोरदार थप्पड़ चढ़ा और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती करण गुलेरिया ने ये सब बातें टीवी पर सुन ली थी और ये सब जानते ही उन्होंने अपने सबसे खास आदमी को फोन लगाकर अनिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा और बेचैनी से उस इन्फॉर्मेशन का वेट करने लगे कि तभी 2 घंटे बाद उनका एक आदमी कुछ रिपोर्ट्स लेकर उनके पास आया, जिसे देखते ही उनके पांव तले जमीन खिसक गई और उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। उनकी इस हालत को देखकर डॉक्टर ने तुरंत उनके भतीजे आकाश गुलेरिया को कॉल किया और जल्दी हॉस्पिटल आने को कहा। जैसे ही आकाश ने वहां आकर अपने चाचा की हालत और उनके पास पड़े कुछ पेपर्स देखे, वो सारा माजरा समझ गया और अनिका से मिलने मल्होत्रा हाउस पहुंच गया। उसे देखकर अनिका भी कुछ हद तक उसके आने का कारण जान चुकी थी और फिर भी वो उसके मुंह से सच सुनना चाहती थी, इसलिए अनजान बनते हुए वो बोली, मिस्टर आकाश, आप इस वक्त यहाँ? मिस अनिका, मैं अपने चाचा के लिए यहाँ आया हूँ। आज टीवी पर आपने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे और मेरे चाचा को लगता है कि आप करण गुलेरिया की ही बेटी है। हो सकता है ये सच हो मिस्टर आकाश, पर अभी पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं जानता हूँ मिस अनिका, इसलिए मैंने आपका और चाचा जी का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर से बात कर ली है, लेकिन जब तक ये सब प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, मैं चाहता हूँ कि आप गुलेरिया मैंशन में चल कर रहें। आखिर आप ही उस घर की असली वारिस हैं। ये कहकर आकाश पूरी इज्जत के साथ अनिका को गुलेरिया मेंशन ले आया। ये घर बहुत शानदार था, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही मिस्टीरियस, खासकर करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी व्योमा। वो तो जैसे अनिका से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, पर वो कामिनी की तरफ अपनी भावनाएं जताने वालों में से नहीं थी। वो अनिका से प्यार से बर्ताव करती, पर उसके पीठ पीछे वो उसे इस घर से निकालने की साजिशें रचने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। अनिका रोहित के अतीत से जुड़ी कई बातें जानने लगी थी, पर एक बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहती थी। वो थी रोहित की माँ के बारे में सवाल करना। रोहित को अपने बचपन और अपनी माँ के बारे में जिक्र से भी चिढ़ थी और वक्त के साथ अनिका ने भी इस बात को अपना लिया था, लेकिन एक दिन अचानक किस्मत ने अनिका को रोहित की माँ से मिलवा ही दिया। अनिका ने तो उन्हें नहीं पहचाना, पर रोहित की माँ अनिका की तस्वीर देख चुकी थी, इसलिए उसे देखते ही वो तुरंत बोल पड़ी, तूने ही फंसाया है ना मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में। शर्म नहीं आई? पहली शादी तो निभा नहीं पाई और अब चली है मेरे बच्चे को फंसाने। ये आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। मुझे नहीं जानती, पर मेरे बेटे रोहित मारवा को तो जानती है ना। बता क्यों फंसाना चाहती है उसे? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? देखिए आंटी, मैं और रोहित एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे भोला है मेरा बेटा, तेरे जैसी शातिर लड़की को पहचान नहीं पाया। जो लड़की अपने पति और माँ बाप की ना हुई, वो मेरे बेटे से क्या वफा करेगी? आंटी, मुझे नहीं पता मेरे बारे में आपको किसने और क्या बताया है, पर जो कुछ भी आप कह रही हैं वो पूरा सच। अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी रोहित मारवा वहाँ आ गया और अपनी माँ की ओर देखकर चिढ़ते हुए बोला, अनिका, तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, खासकर उस औरत को तो बिल्कुल नहीं जिसे रिश्तों का मतलब समझ में नहीं आता।
अरे जिसने खुद अपने पति और बच्चे को बिना किसी वजह के छोड़ दिया, वो होती कौन है तुम पर सवाल उठाने वाली? मैं तेरी माँ हूँ रोहित, और मैंने 15 साल पहले जो कुछ भी किया वो सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया था। अपने 10 साल के बच्चे को दूसरे के भरोसे छोड़ देना और सालों तक पीछे पलटकर तक नहीं देखना, ये तो बहुत ही भलाई का काम था ना मिसेस मारवा, और बेहतर रहेगा अब आप ये काम जिंदगी भर करती रहें। ये कहकर रोहित अनिका को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन पूरे रास्ते उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो मारवा हाउस पहुँचे, रोहित अनिका की ओर देखकर धीमे से बोला, हो सके तो प्लीज आज मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहित के ये कहते ही अनिका ने प्यार से उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही रोहित, तुम्हारे पास ही हूँ। चलो अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। ये कहकर अनिका रोहित की बाहों में बाहें डाले उसे उसके कमरे तक ले गए और प्यार से रोहित की ओर देखते हुए बोली, दुनिया के सामने इतने स्ट्रॉन्ग बनते हो और अपने अंदर इतना कुछ दबाकर बैठे हो तुम। अपनी कमजोरियां दुनिया को नहीं दिखाई जाती अनिका, और बिन माँ के बच्चे का क्या हाल होता है ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। पर रोहित, तुम्हारी माँ ने ये सब क्यों किया? आज जिस तरह वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही थी, उन्हें देखकर तो यही लगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे कोई प्यार व्यार नहीं करती वो औरत मुझसे, भूल जाओ उसके बारे में तुम। रोहित का उसके माँ के लिए इतना गुस्सा देखकर अनिका का मन घबराने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस दिन रोहित को उसका सच पता चलेगा, पता नहीं उस दिन वो अनिका के साथ क्या करेगा। अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसे साथ वाले कमरे से आता शोर सुनाई दिया और वो हैरान होकर रोहित से बोली, रोहित, ये साथ वाले रूम से इतना शोर क्यों आ रहा है? आर्यन तो कभी इस तरह शोर शराबा नहीं करता। अरे आर्यन क्या करता है क्या नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी ये लड़का एकदम शांत होता है तो कभी एकदम से तूफान। पता नहीं हर हफ्ते इस बच्चे का नेचर इतना बदल क्यों जाता है। रोहित की बात सुनकर अनिका समझ चुकी थी कि रोहित आर्यन और रिया के रोल एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठी और आर्यन के रूम की ओर चल दी। लेकिन वहाँ पहुंचकर जैसे ही अनिका ने रूम का दरवाजा खोला, आर्यन और रिया एक साथ उसी रूम में खेल रहे थे। उन्हें रोहित के घर एक साथ देखकर अनिका के तो होश ही उड़ गए और वो घबराते हुए बोली, तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक साथ देख लिया तो। अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, मैंने अगर इन्हें साथ में देख लिया तो क्या होगा मिस अनिका? रोहित की बात सुनकर अनिका जैसे ही पलटी, वो डरते हुए रोहित को देखने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी रोहित, मुझे तुम्हें ये सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर उसके बाद मैंने जब भी तुम्हें सच बताने का सोचा, कुछ न कुछ होता ही रहा। और आज अनिका एक सांस में डरते घबराते हुए ये सब कह ही रही थी कि उसकी ये हालत देखकर रोहित हंसते हुए बोला, अरे बस, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आर्यन और रिया के बार बार के एक्सचेंज ने तुम्हारा भांडा बहुत पहले ही फोड़ दिया था। अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे कहता, आर्यन के बहाने तुमसे रोज मिलने का जो मौका मिलता था, पर अब मैंने सोच लिया है हमें और हमारे बच्चों को एक दूसरे से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या तुम मुझसे? हाँ अनिका, मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी अगले 2 दिन में। पर इतनी जल्दी? अरे इतने साल तो इंतजार किया है आर्यन की माँ से मिलने का, अब इससे ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता। रोहित की बात सुनकर अनिका शर्माने लगी और दोनों बच्चे शादी की बात सुनकर खुशी से झूमने लगे। अगले 2 दिन में रोहित मारवा ने शादी के सारे इंतजाम करवा दिए। कोर्ट में रजिस्टर मैरिज करने के बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की, सभी रस्में पूरी की और जैसे ही दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेने मंडप से बाहर आए, अपने सामने मिस्टर डोगरा को देखकर अनिका के होश उड़ गए और वो उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर डोगरा? घर का बड़ा हूँ तो आशीर्वाद देने तो आना ही था ना अनिका। मैं आपका घर बहुत पहले ही छोड़ चुकी और अब आपसे या आपके उस आवारा बेटे से मेरा कोई लेना नहीं है। मेरे बेटे से लेना देना न सही, पर अब मेरे छोटे बेटे की दुल्हन तो तुम बन ही चुकी हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, हकीकत है ये। विश्वास न हो तो खुद सहरा हटा कर देख लो। मिस्टर डोगरा की ये कहते ही अनिका ने तुरंत दूल्हे के चेहरे से सहरा हटाया और रोहित की जगह वहाँ आशीष डोगरा को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोते चिल्लाते हुए बोली, कहाँ है मेरा रोहित और क्या किया है तुमने उसके साथ? हमने उसके साथ कुछ नहीं किया अनिका, बल्कि उसने तो खुद तुम्हें मुझे सौंपा है। विश्वास ना हो तो इन पेपर्स को देख लो। ये कहकर आशीष ने वो पेपर्स अनिका के हाथ में थमा दिए और उन्हें देखते ही अनिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और रोते बिलखते हुए बोली,
आखिर क्यों रोहित मारवा, क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? क्या रोहित ने सचमुच दिया था अनिका को इतना बड़ा धोखा, या इन सब के पीछे भी थी मिस्टर डोगरा की कोई चाल? आखिर कहाँ है रोहित और क्या है उसके गायब होने की वजह? आखिर आशीष ने कौन से पेपर्स दिए थे अनिका को जिसे देखकर उसके उड़ गए थे होश? आखिर 6 साल पहले बिना रोहित से मिले कैसे बनी थी अनिका उसके बच्चे की माँ? क्यों करता है रोहित अपनी माँ से इतनी नफरत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए अनिका की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी एक लड़की को देखा तो।